आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जल संरक्षण की। और हमारे अतिथि हैं मोहम्मद काजी फरीद आलम जी, जिन्होंने जल संरक्षण को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। तो इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पहले प्रश्न में, जल संरक्षण क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है? धरती पे जो जल की मात्रा है, जी, हर प्रकार के जल, जिसमें खारा पानी भी है, मीठा पानी है और विभिन्न स्रोतों से, अगर उसे हम कुल जल को अगर एक बाल्टी हम मान लें हर स्रोत से, जी जी, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है कह लें, जिसमें हवा में भी जो पानी है भाप के रूप में मौजूद है, और जो ग्लेशियर्स में है, जो हिमनद में है, जो नदी में है, जो समुद्र में है, जी, अगर हम ये इस बात की कल्पना कर लें कि ये कुल मिलाकर के अगर एक बाल्टी है, जी, तो उसमें हमारे उपयोग के लायक जो पानी है, जो मानव इस्तेमाल करता है अपने विभिन्न क्रियाकलापों में, जी, पीना है, सींचना है, धोना है, पकाना है, निर्माण कार्यों में उसका उपयोग करना है, जी, इन तमाम के लिए जो है वो पानी, मानव के उपयोग के लिए पानी उतना ही है जितना कि एक टी स्पूनफुल, एक चम्मच के बराबर। बस। पूरे हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहा हूं, अगर एक बाल्टी माने तो उसके अंदर एक टी स्पूनफुल के बराबर हमारे पास पानी है, जो हमारे उपयोग में आने वाला है। जी, बाकी खारा है, यानी अपने उपयोग में नहीं आने वाला है। हाँ, उपयोगी नहीं है। अब जो हमारा उपयोग करने लायक पानी था, जिसका उपयोग हम करते चले आ रहे थे, उनमें नदियां थी। जी, आपको पता ही है कि आप अतीत में अगर झांकें और सुदूर अतीत में झांकें, तो हमारी सारी सभ्यताओं के डांडे जो हैं वो जाकर के नदियों के किनारे बसे हुए हैं। मिलते हैं। सभी सभ्यताएं आप देखें तो किसी न किसी जल स्रोत के आसपास ही विकसित हुई, बढ़ी, मिटी, लड़ी गई, बचाई गई, छीनी गई, सारे क्रियाकलाप जो हुए सामाजिक, वो सब नदियों के या जल स्रोतों के लिए ही के किनारे हुई। वही सभ्यता विकसित हुई, कोई मरी भी, किसी की आज तक कायम भी है, विभिन्न रूप उसके सामने आए। तो या तो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, या फिर भौम जल है। जी, और ये इनमें जो है अब इस दौर में हमारे पास हमारे जो ऑप्शंस हैं पानी के इस्तेमाल स्रोतों के, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। जी, ग्लेशियर्स का पानी सीधे तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, वो नदियों का स्रोत था, नदियां आ रही थी, उसके जरिए हिमनद से ही निकल के बहुत सी नदियां आई हुई, जो पर्वतीय नदियां हिमनद की नदियां हैं, जो मैदान से निकली नदियां हैं वो झीलों, तालाबों, पोखरों की नदियां हैं, बड़े तालों की नदियां हैं। तो चूंकि मानवीय क्रियाकलापों के कारण और तरह तरह की इंडस्ट्रीज की वजह से उसमें केमिकल्स और अन्य ऐसे प्रदूषक उसमें मिला दिए गए कि अब वो हमारे उपभोग के लायक नहीं बचा। तो ये एक ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। यानी जो नदियों से हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, ये इतना बड़ा जल भंडार, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। पीने में, पकाने में, अन्य कार्यों में, अब तो नहाने में भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो है भौम जल। हाँ, भूमि के अंदर का जल, उसे निकालें और उसका इस्तेमाल करें। अब अल्पज्ञता कहिए, अज्ञानता कहिए, जागरूकता न होना कहिए, कि उसे हम जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं, वेस्ट भी कर रहे हैं। और जो जलभर हैं वो अन्य कारणों से पिट बना करके, कच्चे पिट बना के, सोख्ता पिट बना के, वो जलभर भी दूषित होने के अब
संभावनाएं बढ़ गई हैं। नहीं, हो रही हैं अब हो तो रही हैं। सब अपने जो जी, है वो भी कम समय में। वो सोख्ता बना देते हैं जी, पिट और सारा गंदा जी, पानी उसी हम में सब डालना उस है। पे निर्भर हैं। अच्छा, दूसरी बात, निर्माण में हम बहुत ज़्यादा भौम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मुझे लगता है, पता नहीं, मैं सोचता हूँ अभी अभी तो ये कोई स्थापित थियरी नहीं आई है या उस पे वो नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का क्रिस्टल होता है तो उसमें जल की मात्रा होती है। जैसे आप एलम ले लीजिए, वो क्या कहते हैं, फिटकरी, जी। तो कहते हैं भाई इतना K2SO4 और ये और 24 H2O, जी। ठोस भाग। चीनी है, उसमें भी समथिंग H2O पानी है। तो क्रिस्टलीकरण के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसमें जल है। जब गर्म करेंगे तो शायद वो उसमें से निकलेगा भी, घुलेगा भी। तो ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसमें हम बड़े पैमाने पर सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर सीमेंट का क्रिस्टलीकरण होता है जी, तभी वो सीमेंट जमती है। तो वो जो क्रिस्टल अगर बना होगा तो इसमें समझिए कितने पानी के अंश जो हैं, हाँ, वो सीमेंट के रूप में पड़े हुए हैं। वो चले गए, वो तो हम उसको रिटेन भी नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से। तो इसलिए, और चूंकि हम जल भर को पूरा करने में जो वर्षा का जल है, जो वर्षा चक्र से ही मान लीजिए पूरा होता है। जी जी। तो वर्षा का चक्र जो है वो भी कुछ अनियंत्रित सा हो गया है, अनियमित सा हो गया है। हाँ, और दूसरा ये कि परकुलेशन यानी छन करके पानी को नीचे जाना, जल भर में मिलने के लिए पानी का ठहरना जरूरी है। और ये ठहरने के लिए जो जल कटोरे थे इस धरती के ऊपर, जिन्हें हम पोखरे, तालाब, झील कहते हैं, जी जी, इनका धीरे धीरे धरती के धरातल से विलोपन हो रहा है। मानव की लालच, जमीन उपजाऊ बनाना है, खेती के रूप में ले लेना है, या अन्य किसी कामों से, या आबादी बना देना है, तो इस तरह से ये भी कम होते चले जाएगा। जब पानी इकट्ठा कहीं होगा नहीं तो छन के धरती में नीचे जाएगा कैसे? तो ये प्राचीन प्रणालियां थी जल संचयन की, जल संरक्षण की, जिससे कि धरती का पानी रिचार्ज हुआ करता था जी। तो अब ये धरती को रिचार्ज करने की जो गति है वो धीमी पड़ रही है इन चीजों से। और जो उसका दोहन है, जो उसको पंप आउट करना, निकालना है, रोज सबमर्सिबल लग रहा है घरों के अंदर जी। आज एक तरह का शौक भी हो गया है सबमर्सिबल घरों में लगा लेना। और उसमें कोई तय नहीं है कि कितना पानी हम निकाल लेंगे, और जहां एक पोछे से काम चल सकता था वहां हम पानी की धारा से, जल से जो मीठा पानी है उससे हम धुलाई कर रहे हैं, बहा रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब हालात को देखते हुए हमारे पास चूंकि मीठे पानी की कमी दिखाई दे रही है लगातार, ये ऑप्शंस कम होते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ सकता है जिससे कि हमारे जल भर हैं वो खत्म हो जाएंगे और पानी अंदर जाएगा नहीं, ऐसे में त्राही मच सकती है। और तो इसलिए जरूरी है कि हम जल संरक्षण के बारे में सोचें, चर्चा करें, अवेकनिंग करें, लोगों को बताएं इसकी भयावहता के बारे में, इसकी विभीषिका के बारे में समझाएं। और यह आज जो है एक बहुत ही अहम बात है, क्योंकि कुछ ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारे जीने के लिए, हवा है, पानी है, पूरी तरह से हमारा जीवन उस पर निर्भर है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए जल संरक्षण बेहद आवश्यक है। ये तो ज्ञात हो गया कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्या है जी। अब जल संरक्षण के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, कुछ तो ये है कि जो प्राचीन जल संचयन की प्रणालियां थी, तालाब, पोखरे, बावली, वही सबसे सुदृढ़ थी। जी जी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी आवश्यकता है, लेकिन बैलेंस एक बना के चलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम उतनी बड़ी कोई पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी में हम हिस्सेदार नहीं हो सकते, हम जान नहीं सकते उसको। ये सरकार का मैटर है कि कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए, और हमें कृषि प्रधान देश रहे हैं तो कृषि पर कितना हम निर्भर होने चाहिए। कच्चा माल हम कृषि से उत्पाद करते हैं और फिर लाते हैं उसको, फिर वहाँ फैक्ट्री में तैयार करते हैं। तो ये बैलेंस तो पॉलिसी
पॉलिसी मेकिंग का मामला है। जी जी जी। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमारे जल के ऑप्शंस को कम करना शुरू कर दिया। नदियां हमारे हाथ से फिसल गई, हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यातायात के लिए भी हम अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब ये सड़कें नहीं थी, जब सड़कें विकसित नहीं थी, तो नदियों का ही उपयोग होता था। हाँ, ये हाईवेज थी हमारे, ये हाईवे है, और स्टेट हाईवे कहिए और क्या कहते हैं वो नेशनल हाईवे कहिए, ये मेन नदी जो गंगा का बेसिन कहते हैं, मेन नदी गंगा है और उसकी सहायक नदियां हैं। और जितने आप इसी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को देख लीजिए, सभी कहीं ना कहीं जल के स्रोतों के आसपास है, कोई ना कोई नदी है। हाँ जी, उसी में बसे हुए हैं। हम छोटे छोटे गांवों को देखें, अपने गाजीपुर में ही देखें, छोटी छोटी जो जलधाराएं हैं, उनकी सहायक नदियां हैं जो गंगा में आके मिलती हैं या आपस में ही कहीं मिलती जुलती रहती हैं, एक दूसरे को भी ये मिलती रहती, संगम छोटे छोटे अपने आपस में ही बनाती रहती हैं। तो इन्हीं के आसपास में सब वो गांव विकसित हैं, गांव थे, और उससे क्या कहते हैं कृषि कार्य भी हुआ करता था, खेत थे हमारे। एक बड़ा भूभाग है मैदान का इलाका जो सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो वो नदियां सभी गंगा से तो नहीं लेते जी। अब हम अगर गाजीपुर में ही देख लें तो गंगा के उत्तरी छोर पर 3-4 छोटी छोटी नदियां हैं जी, जिनसे वो गांव अभी उनके खेत अभी सिंचित हुआ करते थे। दक्षिणी छोर पर भी 2-3 छोटी नदियां हैं। इस प्रकार एक पूरा मैदानी इलाके में नदियों का जाल है, चाहे वो तालाब से निकल के उनका उद्गम हो तालाब से या फिर पर्वतीय क्षेत्रों से। तो क्या क्या तरीके तो ये है कि एक तो जो प्राचीन जल संचयन की प्रणाली थी उनका पुनरुद्धार किया जाए, और जो है उनको इस लायक बनाया जाए, वह संचयन हो। अगर किसी प्रकार का अनावश्यक किसी का हस्तक्षेप है, अतिक्रमण है, ये है, तो उनको भी हटाया जाना चाहिए। और प्रदूषण को कम करने की बात सोचनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ, इंडस्ट्रीज को अपना एसटीपी वगैरह बनाने की बात, वो ट्रीटमेंट प्लांट अपना स्वयं का बनाएं और बनाने के बाद उसे छोड़ें, पानी नदियों में वो जो है अपना, और उसको सख्ती से पालन करना, लागू करना चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। कुछ नदियां जो सूख रही हैं उनको जीवित करने के तरीके खोजने चाहिए जी, हमारे समझ से। जी बिल्कुल। तो अब जो कुछ नदियां हैं, अब वो क्यों सूख रही हैं, क्यों मर रही हैं, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए, और जो भी रुकावटें उनके मार्ग में हैं, अवरोध को उन्हें दूर किया जाना चाहिए। उनके जो उद्गम स्थल हैं जहाँ से वो निकल रही थी, चाहे पोखरे तालाबों से निकल रही थी, बड़े तालों से निकल रही थी, या फिर वो पर्वतीय क्षेत्र से भी निकल रही थी, तो पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि जो जल पहले से बह करके आ रहा था वो धारा अविरल हो जी, और अविरल होगी तो निर्मल भी होगी। अब जैसे गंगा का ही मिसाल अगर हम ले लें, पर्वतीय हिमनद से क्योंकि आ रही है, जमुना भी है, गंगा भी आपस में संगम बनाती हुई चल रही हैं, तो आपको पता ही है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। कम से कम 15 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और 25 से ज्यादा मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स हैं, और 40 से ऊपर कम से कम जो है माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, बन रहे हैं, अभी चल रहे हैं, चालू अवस्था में जी। इसके बाद कम से कम 70-80 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है, और इतने ही लगभग और हैं जिनका फीता काट के हम बैठे हैं, उद्घाटन करके भी करेंगे। तो आप देखिए कि पर्वतीय क्षेत्र में गंगा कोई एक नदी नहीं है, वो हिमनदों से निकली ही पतली पतली धाराएं हैं, अलकनंदा है, शिप्रा है, ये है, वो सारी नदियां आपस में मिल करके तब आके जब निकलती हैं हरिद्वार के से पहले, तो फिर वो एक नदी गंगा की तरह से निकलती है। तो उन छोटी धाराओं को ही हमने बाधित कर दिया, हमने वहीं डैम बना दिया, वहीं रोक दिया है उसको। अब गंगा जैसी नदी को में उसके जल के प्रवाह के लिए और उसकी गाद को बहा के ले जाने के लिए, उसके जल को, बहता जल निर्मल है ना भाई, निर्मल करने के लिए कम से कम 66% पानी जो है पहाड़ों से छोड़ दिया जाना चाहिए जी।
उसके कितना नैसर्गिक परसेंट बहाव छोड़ा के लिए। जाता है? अब मात्र 22% या उससे भी कम छोड़ा जाता है। जी। इतनी बड़ी नदी जो 3,500 किलोमीटर लंबी नदी है, जी। 3,000 किलोमीटर लंबी नदी है, उसको आप उसमें जब 20% पानी छोड़ेंगे तो बताइए वो कितनी दूर तक पानी को बहा के जाएगी। आप देखें इलाहाबाद से पहले ही जो है गंगा लगभग सूख के बिल्कुल पतली सी धारा हो जाती है। क्या इस बात को नहीं माना जाना चाहिए कि जैसे अगर पानी हम बांध के न रखें और पूरा पानी एक साथ बह जाए जी। तो उससे इतनी भयावह बाढ़ आती है। हाँ, अब बाढ़ आती है, उसके अलावा है कि भाई गर्मी में पानी सूख जाता है। हाँ, तो इन चीजों से भी तो बांध बचाता है देखिए हमें। ये भी जो पॉलिसी है इसमें, हाँ। जैसे कि हम बाढ़ कब आती है, इसको जब वर्षा हो रही है उसी समय जब डैम भर जाता है और एक ऊंचाई पर पानी भरता है जिससे कि उसमें खतरा पैदा होता है कि डैम टूट जाने का खतरा है, उसमें दरार आ जाने का खतरा है, तो भी हम पानी को छोड़ भी देते हैं। जी। तो उस समय नदी जो है वो बिल्कुल मतलब कि दोहरा प्रवाह जल का ले लेती है। दूसरा ये है कि गाद आकर के नदी के तलहटी में इकट्ठा हो चुकी है, जिससे कि नदी की जल धारण क्षमता जो है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो गया, गहराई कम हो गई, पहले जमी हुई है। हाँ। तो अब जो जल पहले जितना क्यूसेक इतने लाख क्यूसेक पानी छूटता था, जिसमें वो पानी को अपने अंदर रख लेती थी। कल्पना करें कि आपके पास एक मग है 1 लीटर का और उसमें आपने जो है 1/4 उसमें कंकड़ भर दिया है, तो अब उसमें 1 लीटर पानी नहीं हटेगा। 1 लीटर अगर पानी डालेंगे तो बाकी छलक करके बाहर आएगा। तो जल धारण क्षमता नदियों की कम हो गई। नदी आप छोड़ेंगे पानी तो मैदानी इलाके में बढ़ेगा और शहरों को बर्बाद करेगा। इसका मतलब है कि नदी के गाद भी निकालनी चाहिए। और गाद इस प्रवाह से नहीं निकलेगी। जो प्रवाहित जिस तरह से नदी हो रही है, 20% जल छोड़ने से नहीं हो पाएगी जी। इस पर भी बड़ा लंबा संघर्ष चला हम लोगों के। तो इस गाद का निराकरण क्या है? अगर जैसे बालू वगैरह जो लोग निकालते हैं, जी, वो निकालते हैं तो भी तो एक तरीके की गाद ही है। नहीं, बालू गाद नहीं है। हाँ, गाद का कुछ और है। जी, वो तो गाद क्या बालू को निकालते। देखिए बालू क्या है, दरअसल बालू को क्यों बना के आता है? दरअसल जल जीवों के लिए, नदी के शुद्ध करने के लिए बालू दरअसल नदी का फेफड़ा है। उसको छानती है, साफ जी, फिल्टर करती है, सांस लेती है, उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है जी। देखिए नदी तो एक जीवित चीज है। कह देते हैं लोग कि भाई ये एबायोटिक चीज है। एबायोटिक चीज मैं कैसे मान लूं? जो जीवन को दे रही है। मैं कह रहा हूं मिट्टी एबायोटिक चीज मानते हैं कि भाई एबायोटिक चीज है, लेकिन उसके अंदर जीव पैदा कैसे कर देती है? बोते हैं, उसमें बोएंगे तभी पौधा निकलेगा। उसको मदद कर रही है, एक जीवित चीजों को मदद कर रही है। तो ये जो नदी भी है ना, ये समझिए कि पूरी गंगा जो है वो एक उसका जो पहाड़ है वो उसका मस्तिष्क है और ये पूरा इसका धड़ है, इसकी तमाम नसें हैं। जो सहायक नदियां आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से, और फिर जब जाती है जाकर डेल्टा बनाती है, आप गौर करिए तो जैसे लगता है कि उसके पैर और वो है चारों तरफ बन जाती जाके। तो ये जीवित इसको मानना होगा और जीवित मान करके ही इसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा कि हम ये बना दें, हम डैम बना दें, हम काट दें, ये कर दें, नहीं, इसका इस तरह से नहीं करते, क्योंकि वो एक पूरा एक जीवन लेके चल रही है। क्योंकि अगर हम लोग उसमें तरह तरह के छोटे बड़े माइक्रोब्स और जीव बड़े बड़े सब हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। उन्हें खुराक की आवश्यकता पड़ती है। वो छोटी मछलियां उस मछलियों को खाएंगी, वो अन्य गंदगियों को खाएंगे। तो एक पूरा एक जीवन है उसके अंदर, और इस जीवन को हम इस तरह से नष्ट नहीं कर सकते। तो अब ये कहने का मतलब है कि जो भी प्राचीन पद्धतियां थी उन पर, और जो हम जो है ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं या ट्रीट करके पानी डालने, मतलब उसका पालन हो। न केवल ये कि पालन हो, बल्कि उनके अंदर भी इस बात की जागरूकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए छोटे स्तर पर गांव के भोले भाले लोगों को फिर भी अपने लेवल की जागरूकता होती है, बड़ा सम्मान करते हैं वो नदी का। आप देखें कोई नदी यहाँ नहीं इस देश में है जिसको मां न कहते हो। सही बात जी। बिना मां लगाए कहते ही नहीं है गंगा माई, जमुना माता, फला माई। बगैर मां लगाए तो वो बेचारा नाम नहीं लेता। जो कारपोरेट घराने के लोग हैं या बड़े लोग हैं, उनके अंदर ही रहता है कि हम अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए अपना गंदा पानी सीधे मिलाते हैं उसके अंदर। और अधिकारियों को मैं माफी चाहता हूं, मुझे कहना पड़ रहा है, मतलब ऐसे लोगों को जो अथॉरिटीज हैं उन्हें मिला लिया जाए, और मिला करके जो ट्रीटमेंट प्लांट में खर्चा आता है उस खर्चे को बचा लिया जाए, इसी हमारे मुनाफे में जुड़ जाएगा और पानी को सीधे हम गंगा में डाल देंगे। तो ये बदनीयती है उन लोगों की जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं,
जी बल्कि उन्हें चेतने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। जी बड़े अफसोस की बात है कि कुछ ढोंगी पर्यावरणविद या इस तरह के कार्यकर्ता निकल के आते हैं, और वो आते हैं गाँव में भोले भाई लोगों को समझाने के लिए कि आप जो है देखें, इसको गंदा न करें, इसमें फूल न डालें, इसमें नहाए नहीं, और मान लीजिए कि अगर वो शौच कर लेता है तो इसमें धोए नहीं। मैं नहीं समझता कि उससे गंगा या उससे कोई नदी गंदी हो जाती है। ये तो उनका भोजन है, उसमें रहने वाले जीवों का। बिल्कुल है, माइक्रोब्स उसको खत्म कर देंगे, कोई उससे, आप देखिए, उससे मैं कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि गाजीपुर में आज से 40-50 साल पहले बहुत से ऐसे, मैं समझ 70% लोगों के मकान में शौचालय था ही नहीं। जी नहीं था। नहीं था। तो गंगा, तो नदी साफ थी। साफ अच्छा, थी। बिल्कुल साफ थी। हम लोग अपने बचपन और जाते उसमें थे, जीव तो हम जंतु लोग भी बढ़िया थे। जी, सब कुछ था। लोग इस्तेमाल करते थे। गंगा किनारे के तमाम लोग जो है लाला के गागर में पानी भर करके अपनी दाल पकाया करते थे, पीते थे। हाँ जी, सही है। कहीं नहीं था ना। ये हालत नहीं थी। देखिए, जबकि अब तमाम शौचालय बन जाने के बाद, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, सारी हिकमत आप लगा रहे हैं अंत में कि पानी को लाके नाले नूली के सहारे हम गंगा में ही या नदी में ही डालेंगे, मिला देंगे। तो ये केमिकल ही सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। माइक्रोब्स को मार डालेंगे वो, जी। जो उसके अपमार्जक हैं, जो जल को साफ करने वाले छोटे जीव हैं, जी, उनको वो नष्ट कर देंगे। केमिकल नष्ट कर देते हैं, इसलिए जी, पानी गंदा हो रहा है। वो जो जीवों की उत्तरजीविता है वो समाप्त होती है। देखिए, सबके लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो जल जीव उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वो जल में घुली ऑक्सीजन लेते हैं। जी। अब जैसे मान लीजिए, कहीं आपने देखा होगा कि पोखरे हैं या पुराना प्रत्यक्ष सा पोखरा दिखाई देता है, उसमें बहुत लंबी लंबी घासें उग जाती है, खूब बड़ी बड़ी सी घासें। जी जी। और फिर पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसमें कोई जीव नहीं होता। वो क्यों होता है ऐसा? जब घासें सड़ती हैं, जीव पड़ते हैं, तो उनको खाने के लिए वो जल में घुली ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। तो जल में जो ऑक्सीजन है ही नहीं, नतीजा ये है कि बाकी जीव जो है खत्म हो जाते हैं, और वो उसका पूरा संसार डेड हो जाता है, मर जाता है। वो एक मृत स्रोत है, मर गया। अब तो जो है, जैसे ही पानी से ऑक्सीजन गायब होगा किसी भी तरीके से, तो जीवों के उत्तरजीविता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और पूरा स्रोत जो है वो मर जाए। तो इन चीजों से हमें बचना है, और नए और भी उपाय जैसे आप आजकल आया हुआ है। हालांकि वो देखिए, पुरानी पद्धतियां हैं पोखरे और तालाबों की जो खुदवाने की, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही था जी। अब ठीक है कि भाई कृषि पे बड़ा दबाव है, खेत ज़्यादा चाहिए उपजने के लिए, पोखरा में लोग बदलने, पोखरे से उनको बहुत लाभ नहीं हो रहा है, किसान को पोखरा नहीं खुदवाएगा अपने से जी। तो अब जैसे सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें आ गया भाई कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाइए। ठीक है, अच्छा बनना चाहिए, और लेकिन उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी है जी। समय पर आप छत को साफ करें, वो सब बनाएं, वर्षा जल वहाँ से आने के बाद फिर जो चैम्बर बना हुआ है, जहाँ फिल्टर लगे हुए हैं, जहाँ ग्रेन्यूल्स लगे हुए हैं, जहाँ बड़े रोड़े लगे हैं, चट्टाने लगी हैं, फिर बालू लगा हुआ है, वो पूरा वही सिस्टम है जो धरती के अलग अलग लेयर्स के होते हैं, बना करके, और फिर वो धरती के नीचे उसको पहुँचाते हैं उसको। अगर आपने वहाँ ध्यान नहीं दिया, अगर जो सिस्टम बनाया अगर ध्यान नहीं देंगे, तो बताइए सीधा पानी आप डालेंगे जल भर के अंदर, और पूरा पानी प्रदूषित पानी अंदर चला जाएगा, फिल्टर अगर नहीं हुआ तो इन बातों को ध्यान रखना है, इस बात को समझना है कि हमें सबको उपभोग में लाना है इस पानी को। ऐसा न हो कि इससे बड़े पैमाने पर बीमारी फैल जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को ठीक है आप बढ़ावा दे सकते हैं, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लेते हैं लोग, और उसका जो है पानी को वहाँ वर्षा जल को इकट्ठा कर लेते हैं साफ करके, फिर साल के कई महीनों तक या जैसे वर्ष भी चल सकता है, उसको ट्रीट करते रहते हैं और करके उसको पीने और सब करने के बाद यूज कर लेते हैं। ये भी एक काम कर सकते हैं। नदियों के पानी से जो बाढ़ आती है बरसात में, तो उस पानी को भी किसी तरीके से यूज किया जा सकता है रिचार्जिंग के लिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे नहरें निकाली हैं, कुछ नेचुरल नहरें हैं, कुछ नहर निकाले हैं, आप नहरों में उसको बांटिए जी, और उसके तलहटी को पक्का ना बनाइए, कच्चा बनाइए। बिल्कुल कच्चा बनाइए। परकुलेट होगा कैसे, छन के जाए कैसे? ये जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, सीमेंटेड कर रहे हैं कि बहा के लेके चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन किनारे किनारे की दीवार करें, लेकिन जमीन छोड़ के रखें। बिल्कुल करना चाहिए।
ताकि परकोलेशन छन्ना और छन के नीचे जाए पानी। जी इकट्ठा करें, इसके नहरें बनाई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जहाँ ये जो मैं बता रहा हूँ, जो तालाबों से और बड़े झीलों से निकले हुए, तालों से निकली हुई नदियां हैं जी, वो उन नदियों के उन तालों के आसपास जी जंगल भी हुआ करते थे जी। मैंने जो पर्यावलोकन एक नदी का किया जी। तो ये पाया कि उन स्रोतों के आसपास बड़े घने जंगल भी होते थे, जिसकी जलोढ़ मिट्टी एक स्पॉन्जी वो सॉइल बना लेती है, स्पंज की तरह से पत्तियां गिर गिर करके, और पानी को रिटेंटिविटी उनकी बढ़ जाती है, वो रोके रखती है पानी को अपने अंदर। और जैसे जैसे और वो एक डायनामिक्स भी उसका होता है, क्योंकि जो पानी भरेगा ठेलेगा तभी तो स्रोत में से पानी बह के नदी बहना शुरू करेगी, क्योंकि पर्वत की नदी तो है नहीं कि भाई पानी आ रहा और बह के जा रहा। तो इसलिए मैकेनिज्म भी उसका इस तरह का है कि वो छोड़े और पानी को भरे और पानी में गति पैदा हो और नदी बने, नदी बहे। तो वो चीज भी खत्म हो गई, नहीं है उनके पास। ये वृक्षारोपण, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ पूरे इकोलॉजी का मामला है, इकोसिस्टम का मामला है। उसमें वृक्षारोपण भी एक बड़ा मतलब अहम रोल अदा करता है। वहाँ पे बिल्कुल जंगल होने चाहिए। अब तक आपने और आपकी टीम ने क्या क्या कदम उठाए हैं जल संरक्षण के लिए? देखिए, एक तो हम लोगों ने सबसे बड़ा काम ये है कि किसी भी काम को करने के पहले अवेकनिंग बहुत ज़रूरी होती है। मैंने अगर किसी नॉलेज को एक्वायर किया, चाहे स्टडी करके या लोगों के बीच बैठ के सुन के समझ के, मेरा ये डोमेन ऑफ इंटरेस्ट रहा और मैंने सीखा, तो ज़रूरी है कि आज के ज़माने में कि आप उन्हें बताएं इसके बारे में, इसकी महत्ता को लगातार उनसे डिस्कस करें जी। वो जाने या अनजाने या लालचवश, लोभवश, वो भयवश फला ले लेंगे अगर मैंने नहीं लिया, इसलिए ये कर दिया, जल के स्रोतों को लूट लिया, जल के स्रोतों को पाट दिया। अनभिज्ञ है, नहीं जानते हैं दरअसल हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं ये। तो उनसे लगातार बातचीत करने की आवश्यकता है। जितने बिल्कुल अवेकनिंग, उनसे लगातार बातचीत करना, इसके ऊपर एक गैदरिंग करना, जाना, मिलना, बताना, ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है। दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, तरुणियाँ हैं, उनसे लगातार इस बात पे डिस्कशन करना और उनको अभिप्रेरित करना कि आप भी अपने आसपास की जो नदियाँ, ताल हैं, उन्हें आप बिल्कुल अपने से अपना रिश्ता कायम करो उससे। वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जी। वो आपके जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए, उसको समझाइए। तो ऐसे लोगों को विकसित करना, ताकि वो इसकी महत्ता को लगातार लोगों से बातचीत करके समझाते रहें, लोग समझें, और इससे इस तरह की हरकतों से, जैसे उसमें अतिक्रमण कर लेना, उसे पाट देना, उसे नष्ट कर देना, समझें और उससे बाज आए। ये बहुत ही जरूरी है। तो ये काम हमने अवेकनिंग का काम किया। उसके लिए पोस्टर वगैरह बना करके अपने, और एक पोस्टर एग्जीबिशन लगा करके, कुछ बच्चों से बातचीत करके उन्हें प्रश्नोत्तरी से ट्रेंड करके कि भाई संभावित प्रश्न क्या आप आ सकते हैं और उसके जवाब क्या होंगे, समझाने के लोगों को। तो ऐसे बच्चों को तैयार किया और जगह जगह प्रदर्शनी लगवाई, घूम करके गांव के इलाके में, अन्य इलाकों में जागरूकता को फैलाने के लिए, ताकि समझें कि ये पोखरी जो है, तालाब जो है, वो यूं ही नहीं है, हमारे लिए क्या करते हैं जी। और दरअसल सिर्फ यही नहीं कि हम पोखरी छोड़ दें, क्योंकि ये जल स्रोत जो हैं वर्षा जल को चारों ओर से अपनी तरफ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया जी, जहाँ से वो तो कैचमेंट एरिया में भी किसी प्रकार का निर्माण या किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं, चलिए ठीक है साहब, आपका ये पोखरा है या आपकी ये रकबा है, हम छोड़ देंगे, बाकी जगह कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं। आप बाग लगाओ, बगीचा लगाओ, कर सकते हो, क्योंकि वो उसका कैचमेंट एरिया है। वो केवल अपने ऊपर के आकाश से पानी नहीं ले लेगा, वो अगल बगल से पानी आता रहा है हमेशा। छोटे छोटे उसके जो है बहने के कुल्लियां, नालियां वो थी, जिसके जरिए वो आया करता था। तो आप उसे बाधित कर देंगे तो कह लिए कि किसी का गला घोट लेने वाली बात है जी।
तो इसलिए उसके आसपास भी किसी प्रकार का निर्माण या इसे सरकार को भी या एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा कि उसके आसपास की ज़मीनों को कंस्ट्रक्शन के लिए स्व कृषि के उपभोग के अलावा और किसी में आवंटित न करें, न दें, उसकी बिक्री न हो। इसे अब देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों को भी अवेयर होने की आवश्यकता है। मैंने महसूस किया है, अधिकारी के पास जब बैठते हैं तो ये बहुत ठीक है, एक प्रोग्राम जैसे सरकार का आया हुआ है और कुछ कह दिया है किसी ने। मैं जिला पर्यावरण समिति का भी मेंबर रहा, अक्सर देखता हूँ कि भाई डीएम साहब उसको जो है वो प्रिसाइड ओवर करते हैं और अधिकारी छोटे बड़े सब लोग रहते हैं उसमें। तो मैंने एक ही तरह का एक कल्चर देखा, बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को कुछ करने के लिए वो, मैं तो कह दूंगा साफ साफ घुड़की दे रहे हैं। भाई आपने ये नहीं किया, और विभाग से नहीं किया, और एनजीटी का खतरा, एनजीटी ने मांगा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये मुकदमा हो जाएगा और नोटिस आएगी, आपने क्या किया। तो वो मैंने देखा कि एक कल्चर है बातचीत करने का कि बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को घुड़कियां देता है, छोटा अधिकारी वो जो है वो केवल समय मांगता है। और महीने के हमेशा वो मीटिंग होती रहती है, कहते हैं हाँ सर जो है वो ये काम इतना हो गया है और बस इतना बाकी है, और होता वहां कुछ भी नहीं। और ये टलता रहता है। फिर अधिकारी 2 साल पर 1 साल पर ट्रांसफर हो गए, चले गए, फिर दूसरे आ गए। फिर इस प्रकार से मैं देखता हूं कि उसमें कोई कार्य होता नहीं है, और बस एक कल्चर है जिसमें बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को अपने माता अधिकारी को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। छोटे अधिकारी का केवल एक कार्य है कि उसे सुन लेना और बता देना कि सर ये हो गया है, ये होने वाला है, उसमें ये नहीं हो पाया, और आज सर यहाँ चले गए, उनकी जगह मैं आ गया हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं अभी बता दूंगा। चलता रहता है, बस यही चलता है, मतलब कोरम पूरा होता रहता है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो हैं लोग अधिकारी हैं, उन्हें भी अवेयर होने की आवश्यकता है। उनमें सब में ये अवेयरनेस नहीं है, उसकी महत्ता को सब उस संजीदगी से, उस गंभीरता से नहीं समझते जितने की समझने की जरूरत है। वहाँ ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल, जो इन चीजों के। हाँ, अब आप देखें कि पर्यावरण पर आप अगर गौर करिए तो प्राइमरी से लेकर के पीएचडी भी कराई जा रही है जी, हो तो रही है, और तमाम पढ़ रहे हैं। अब तो अनिवार्य विषय भी हैं, सामाजिक विषय के अंदर भी उसको मान लीजिए जोड़ दिया गया हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि उसका क्या हुसूल हासिल क्या है उसका, जब घर में हम 2 कूड़ेदान भी नहीं रखने की भी शऊर हमें नहीं आ रहा है कि हम 2 कूड़ेदान भी अपने गीले और कुछ कूड़े के रख सकें। एक सूखा एक गीला, वो उतना भी मुझे नहीं सिखा पा रही है। तो आखिर हो क्या रहा है। तो वर्कशॉप लगाने की आवश्यकता है, मिलने की आवश्यकता है, बात करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि बच्चों को स्कूल से ही वो चीजें सिखाने की जरूरत है, गंभीरता से उन्हें बताने की आवश्यकता है। उसका एक क्लास चलने की जरूरत है पर्यावरण की, और सभी के लिए वर्कशॉप चलने की आवश्यकता है। तो इस हम लोग के प्रोग्राम में ये भी शामिल रहता है कि किसी डिग्री कॉलेज, किसी इंटर कॉलेज, किसी प्राइमरी स्कूल, जो बच्चे मिल जाए, जिस स्तर के मिल जाए, उनसे बातचीत करें और उनके कोमल मन हृदय में ये रोपित करें कि दरअसल तुम्हारा इन जल स्रोतों से क्या रिश्ता है, अपने रिश्ते को पहचानो, ये बड़े करीबी रिश्तेदार जी। तो इसका प्रयास रहता है। ये कार्य भी हम लोग अपनी टीम के साथ करते हैं। अलावा इसके पर्यावलोकन का भी काम होता है। छोटे बड़े सैंपल के तौर पर जैसे कि नदियों की बातें आती हैं, तो हम लोगों के पास संसाधन इतना बड़ा नहीं है कि हम कोई बड़ी नदी को चुन करके वो बड़ा काम कर सकें। लेकिन ये प्रश्न हमेशा परेशान करता रहता है कि आखिर क्या है नदियों की व्यथा, और ये किसका कोलाहल मचा हुआ है, शोर तो मचा हुआ है चारों ओर, नदी नदी नदी, जल, ये गंगा यमुना, एक बड़ा एक कैकोफोनस एटमॉस्फेयर है, शोर शराबा हर ओर से है नदी जल का। लेकिन नदी की व्यथा है क्या? चलो नदी के पास भी तो चलें, चल के पूछें, जाने उससे कि दरअसल उसकी व्यथा क्या है। वो क्यों अविरल निर्मल नहीं है, क्यों बाधित है, क्यों वो सलीला नहीं है, पानी कहाँ गया उसका। तो ये जानने के लिए नदी पर चलना होगा, उसके आसपास के लोगों से मिलना होगा, और उनके मन में ये बात रोपित करनी होगी कि दरअसल ये आपका ही अभिन्न अंग है और इसे हमें किसी तरह से भी संरक्षित करना है। तो ये कार्य भी हम लोग करते हैं। अपने जो भी संसाधन है, तो हमारी जो टीम है, और जो गाजीपुर में हमने एक बना रखा है, अपने एक संस्था का नाम दे रखा है
नेशनल एसोसिएशन फॉर इकोलॉजिकल कंसर्न। जी और समय समय पर हम लोग जो है भाई राजेंद्र सिंह जी हैं जो जल पुरुष कहलाते हैं, पानी के लिए बहुत बड़े इस देश के अंदर जाना माना नाम है, मैग्सेसे अवार्डी हैं जी और इंटरनेशनल वाटर अवार्ड से भी वो सम्मानित हैं, जिसको शायद नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट कहा जाता है। जी तो उनकी भी संस्था है, जल बिरादरी है उनकी, जी जो उन्होंने बनाया था और राजस्थान में बहुत काम किया। अच्छा अच्छा वहाँ भी कई नदियों को उन्होंने पुनर्जीवित किया, तो उनसे भी हम लोग का इंटरेक्शन होता रहता है और उनका भी सानिध्य हमें प्राप्त है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग जब बुलाते हैं वो आते हैं, समय समय पर हम लोग उनसे भी परामर्श करते रहते हैं इस विषय पर, और उनकी प्रेरणा से हम लोग बहुत से काम। यहाँ की टीम में लगभग कितने लोग हैं आपके? यहाँ की टीम में अगर सक्रिय बात कहें तो हम लोग अब हम लोग अपनी एज को पहुँच गए लोग हैं। हमारे सीनियर हैं, बल्कि वो ईश्वर चंद जी बहमर के रहने वाले, अच्छा, और ओम प्रकाश अरुण भाई हैं जी, वो क्या कहते हैं, वो जो गांधीवादी संस्था है पुरानी, उसके उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। अच्छा, और प्रभुनाथ पांडे जी हैं, कासमाबाद से पत्रकार रहे हैं दिल्ली में, लेकिन अब वो यहीं रहते हैं जी, तो उनका भी प्रयास है। इसके अलावा अन्य भी लोग हैं जो पहले से कुछ काम हम इस विषय पर करते हैं, तो उनसे भी समय समय पर संपर्क किया जाता है और उनसे भी जो है हम लोगों को साथ लेते हैं। तो मुख्य रूप से 3-4 लोग इस तरह से हैं। इस संबंधित कोई नई टीम बनाने की योजना नहीं है कि कम से कम आप लोगों के विचारों को और आप लोगों के किए गए अधूरे कार्यों को वो पूरा करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है नए बच्चों की जो पौध है, जिसको मैंने अभी आपसे जिक्र किया जी, कि एक पोखरे का बड़ा संघर्ष चला उसे बचाने का, संरक्षित करने का। जी, तो ये हुआ कि भाई हम लोग उस तरह से जा कर के और इस प्रकार के बाहुबली लुटेरों से, तो इस तरह से जा करके नबरुद आजमा नहीं हो सकते कि आस्तीन चढ़ा करके चले और उनसे भिड़ने लगे और बचाने के लिए, तो वो हम कर नहीं सकते। तो उस दौर में जो है मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्राइमरी 7th के 8th के बच्चे, 9th 10th के बच्चे, लड़के थे, लड़कियां थीं, और उनमें बड़ी अवेकनिंग थी इस बात को लेकर के, और तो उनको हमने एक तरह से ट्रेंड किया हम लोगों ने। मैंने कमांडो ट्रेनिंग कह लीजिए, पर्यावरण की दे करके, उनसे तमाम प्रश्न करके, उनसे भी करा के, और वो उनका एक्यूमेंट बड़ा अच्छा था उन बच्चों का। तो वो एक पौध तैयार की, और उस लुट रहे पोखरे की तरफ हम बिल्कुल नहीं गए, और उसके आसपास चारों ओर जितने गांव और मोहल्ले पड़ते थे, वहां पे हमने पोस्टर प्रदर्शनी लगाई, बच्चों को लगाए, बच्चे ही गए, और पूरी तरह से उस क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया और बताया, समझाया, उनके मन में बिल्कुल बैठाल दिया, उनके मन मस्तिष्क में, कि पोखरे तालाब हमारे लिए क्या करते हैं जी। और जब ये मन में पूरी तरह रोपित हो गया, तब फिर हम लोग उस मौके पर पहुंचे और उनसे कहा गया कि आप ये काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसको आप रोक दीजिए। उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कौन लोग हैं आ गए करने के लिए, और फिर जब उन्होंने देखा कि 1000 लोगों की, पूरे मोहल्ले के लोग भीड़ हो गए, तो उनको जो है जाना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो वो बच्चों की भी एक टीम है, हालांकि अब वो हमारे उस समय से निकल करके अब बाहर चले गए, किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, यहाँ चले गए, पर जहाँ हैं वो अपना कार्य जरूर करते रहे हैं, और समय पर जो है वो उनको फुर्सत मिलती है तो आते हैं, और वो भी हमारे सहायक हैं, एक तरह से लगे रहते हैं। तो जल के स्रोतों में जो पोखरे तालाब हैं, झील हैं, ताल हैं, इनके संरक्षण के अलावा 2015 में जी हमारे साथियों का और हम लोगों की टीम का ये विचार हुआ जी कि जिस तरह का कि नदियों की व्यथा को समझा जाए, नदी संरक्षण की तरफ हम लोग चलें। जी। इस जिले में भी छोटी बड़ी 7 नदियां हैं, 7-8 नदियां हैं। तो कमोबेश सबकी कहानी एक ही है, कहीं सूख रही हैं, कहीं जल नहीं है, कभी बरसात का पानी आता है तो वो तबाही मचाती हैं। जी जी।
तो तमाम तरह की समस्याएं हैं नदियों को लेकर के भी। तो ये विचार हुआ कि नदी का अध्ययन किया जाए और ये जाना जाए कि आखिर ये नेचुरल, ये प्राकृतिक जलधाराएं थीं, अब ये क्यों सूख गईं, ये क्यों जलविहीन हो गईं, क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या परिस्थितियां थीं जो ये बहा करती थीं, और उनमें क्या बदलाव आ गया कि अब ये नहीं बहती है। ये प्रश्न हम लोगों को बहुत दिनों से परेशान किए हुए था, और सेवा पर्यावलोकन के और कोई रास्ता नहीं था कि जिससे इनकी व्यथा को समझा जाए, चला जाए नज़दीक नदी के और नदी के आसपास में बसने वाले लोगों के, उनसे कुछ संवाद स्थापित किए जाए। उनसे संवाद स्थापित करने के माध्यम से ही हम नदी से संवाद स्थापित कर सकते हैं। वही हमें बताएंगे कि पहले वो किस प्रकार इसका उपयोग किया करते थे, क्या उन्हें हासिल था जो अब हासिल नहीं है। तो ये उद्देश्य तो तय हो गया 2015 में, लेकिन ये एक हम लोग जैसे सीमित संसाधन के लोगों के लिए एक बड़ा कार्य था। उसमें भी हमें किसी से आर्थिक सहायता न मिलनी थी और न ऐसा कुछ था, ये हम लोगों की उपज थी अपने दिमाग की। और अगर किसी संस्था से आप कोई सहायता लेने जाते हैं, आज तो वो संस्था नेचुरल है कि सवाल करती है भाई कि इसमें क्या लाभ है, या इसमें हमारा क्या लाभ हो सकता है, किस प्रकार से ये उपयोगी है और क्या लाभ हो सकता है। तो उसमें त्याग की भावना जरा कम रहती है। आज बिजनेस पोटेंशियल ज्यादा देखा जाता है कि इसमें क्या है, कुछ व्यापार की संभावना भी बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन चूंकि हम लोगों की जिद थी कि नहीं, हम लोग इस बात का पता लगा के ही रहेंगे कि आखिर नदियों के साथ क्या हो रहा है। तो एक रैंडम सैंपलिंग के तौर पर चुना गया कि ये छोटी नदी है, पास की है, और गाजीपुर में करीब करीब ये 50-55 किलोमीटर चलती है, फिर वैसे ही 80 किलोमीटर लगभग वो चलती है आजमगढ़ जिले में, जौनपुर में कुछ हिस्सा है इसका। तो हम लोग इसकी व्यथा को जान करके आएंगे, और शायद ये हमारी जो वुसअत है, हमारी जो क्षमता है, उसमें ये समाहित हो सकती है, इसे हम हासिल कर सकते हैं। कहीं विश्वास हुआ कि हम पदयात्रा करेंगे, जो कुछ मिलेगा खाए पिएंगे, जहां ठहरना होगा वहां ठहरेंगे, ऐसे मौसम में चलेंगे जिसमें कहीं बहुत खर्चीला न हो, जहां हमें बिछौना चाहिए, ओढ़ना चाहिए। तो बरसात को अगर सर्दी में नहीं चलेंगे, गर्मी में चलेंगे, जहाँ चाहेंगे कहीं पेड़ की छाया में सो रहेंगे, कुछ भी कर रहेंगे, लेकिन पता लगा के आएंगे। तो ये तय हुआ 17 जून 2018 में जाकर के इस अमली जामा पहना इसने स्टार्ट हो पाया। और कई लोगों से चर्चा हुई जो यहाँ पर्यावरण के लिए काम करने वाले और भी लोग हैं, जिनमें एक नाम मैंने मेंशन करना मैं भूल गया था, उमेश श्रीवास्तव जी। हाँ, और उनके भी पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे। और तो वो और उनके भी कुछ साथी जो पहले से उनके साथ थे, इन सभी लोगों से एक मीटिंग हुई और बातचीत हुई, प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव था तो पुराना, लेकिन ये कि उस पे वो क्रियान्वयन में नहीं आ रहा था, उस पर एक्ट अपॉन नहीं हो पा रहा था कि भाई किया जाए, करके देखा जाए। तैयारी नहीं हो पा रही थी, किसी को फुर्सत नहीं, किसी को कुछ नहीं, बहुत से काम है, लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। तो अब ये हुआ कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब निकलना चाहिए जी। तो तय हो गया। तो 7-8 लोगों ने उस यात्रा में अपना सहयोग देने की बात कही थी, जिसमें हम लोग जो है लगातार संपर्क में थे डिग्री कॉलेज के, पीजी कॉलेज के जो पर्यावरण विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जी, पीके मिश्रा जी जी, उनका भी हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त था, और उनकी भी प्रेरणा थी कि नहीं, ऐसा एक काम किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी उनकी भी अपनी व्यस्तताएं हैं, और क्या। तो इस तरह से 17 जून 2018 को हम लोग निकल पड़े, और स्टार्ट करने के लिए केवल 7 में से 2 लोग तैयार हो पाए। अच्छा। हाँ, वो एक मैं था
और एक ईश्वर भाई, ईश्वर चंद जी का नाम लिया, और एक ओम प्रकाश अरुण जी। तो और फिर जिस दिन उसका प्रारंभ करना था तो समागम से उद्गम की ओर चलना था, जहां आके गंगा में समाहित हो गई है, वहां से जहां उल्टा चलना था। चलना। देख के चलेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या चीज है। तो समागम स्थल पर मुझे अकेले ही जाना पड़ा। वो सुबह में चूंकि गहमर से संबंध रखते हैं ईश्वर चंद जी, अरुण भाई भी कहीं थोड़ा व्यस्त हो गए आधे समय के लिए जी। तो उसको मैंने वहाँ स्टार्ट किया। और जी, ये तारीख थी 17 जून 2018। और चूंकि समागम स्थल जो है वो खालिसपुर गांव के करीब से नदी गुजरती है और मिलती है, तो गांव के लोगों को कुछ लगा कि कुछ हो रहा है यहाँ के ऊपर, कौन आया हुआ है, एक नए अजनबी आदमी को पा करके वहाँ पे। जी। और ये खबर किसी तरह से पहुँच गई खालिसपुर गांव के कांग्रेस के जाना माना चेहरा हैं भाई मार्कंडे सिंह जी के पास जी। और वो वहाँ से चले आए अपने 15-20 लोगों को लेकर के जी। कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ पद यात्रा पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने पद यात्रा क्या, इस नदी का अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे। मैंने कहा जहाँ इसका उद्गम है वहाँ तक जाएंगे। तो अरे तो बड़ा काम कर रहे हैं आप। मैंने कहा हाँ, जो भी हो रहा है कर पा रहा हूँ, बड़ा काम है, जब छोटा काम है, मुझे सर्वे करना है इसका। और हम लोगों को ढोल मजीरा बजा के तो जाना नहीं है। हाँ, तो कह रहे फिर भी खैर वो आ गए। हमने कहा चलिए आप आ गए हैं, आप ही कुछ दो शब्द जो है कह दीजिए, हम इसका शुभारंभ करते हैं, चलते हैं, निकल लेंगे अब यहाँ से। कुछ बात रखी और फिर वहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी। चूँकि इन सब बातों में देर हो गई थी, बहुत सुबह तो मैं नहीं निकल पाया, करीब 9 बज गया था, क्योंकि अपने घर से फिर उस समागम स्थल पे जाना जो यहाँ से दूर है, फिर स्टार्ट करना, तो करीब 8:30, गर्मी के दिनों 8:30 बज चुका था। शुरू किया तो वही जो गांव इसके इर्द गिर्द पड़ते हैं, उन गांवों से गुजरते हुए करीब 12 बज गया था या 12:30 बज गया था, जब हम लोग कठवा जो पुल पड़ता है, कछवा वाला पुल, हाँ, वहाँ के पास जो बेसों पे ही वो पुल है, सत्यदेव इंस्टीट्यूट के जरा नज़दीक है, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे ईश्वर चंद जी का मैंने जिक्र किया है आपसे पहले, वो आ गए और उमेश श्रीवास्तव भी साथ में उन्हें लेकर के आए थे। भेंट हो गई, फिर हम लोग वहाँ से सत्यदेव इंस्टीट्यूट चले गए। पहले से कार्यक्रम वहाँ तय था, दोपहर का ठहरना, भोजन भात वहीं पे था। तो सानंद सिंह जी ने बड़े तपाक से जो है हम लोगों का इस्तकबाल किया और स्वागत किया। कुछ पटके मंगवा लिए, कुछ गमछे मंगवा लिए। उसके बाद से हम लोग का स्वागत करने के बाद फिर वहाँ फदनपुर के पास, जहाँ फदनपुर गांव में उनका वो एक तरह से पड़ता है इंस्टीट्यूट, बोरसिया जो कहते हैं फदनपुर, फिर वहाँ से उन्होंने हरी झंडी दिखाई और हम लोग वहाँ से फिर आगे चल दिए। तो अब हम लोग वहाँ पे, तब तक हमको भाई ओम प्रकाश अरुण जी ने ज्वाइन कर लिया था, ईश्वर चंद आ ही गए थे, तो हम लोग तीनों वहाँ से निकल लिए। अगला पड़ाव था हम लोग का मिठा पारा। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो गाजीपुर का ये नक्शा है, ये अनस्केल्ड मैप है ये। अच्छा। इसका कोई पैमाना नहीं दिया हुआ है, इससे आप अंदाज नहीं कर सकते कि एक्चुअली नक्शे पर जो दूरी है वो एक्चुअल कितनी दूरी होगी। पैमाना होने से इसका लाभ मिल जाता है, लेकिन स्केल ही नहीं था। अब अंदाज करके कि चलिए ये 5-6 गांव के बाद, ये 10 गांव के बाद हम लोग फला गांव में रुकेंगे, तब तक हमारी पदयात्रा हो जाएगी, तो ये जो है एक तरह का भ्रम पैदा करती थी और इससे दूरी कभी बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। तो अब वहाँ से मिठा पारा की दूरी अच्छी खासी थी जी। और एक तो देर भी हो गई थी। ये जो स्वागत समारोह एक तरह से उन्होंने छोटा मोटा कर दिया, तो इसमें जो है थोड़ी देर भी हो गई। जो हमारा तयशुदा वक्त था वो 3:30 बजे हमें किसी प्रकार से निकल जाना था, तो वो 5:30 हो गया। अब नतीजा ये हुआ कि वहाँ मिठा पारा पहुँचते पर 2 बातें हो गई। रुकावट के 2 कारण हुए। एक तो समय, देख तो हम लोग देर से चले, और दूसरा ये हुआ कि भाई अरुण सिंह
चूंकि किनारे किनारे नदी की तलहटी में और खेतों में होकर के चलना था और नदी को देखना समझना था, तो भाई अरुण सिंह के पैर में जो है एक रहर की खूंटी धंस गई, पैर फट गया, घायल हो गए वो। अब एक और समस्या, अब हम लोग ऊहापोह में फंस गए कि क्या इनको पैदल चलाएं या कि इन्हें कोई साधन दे करके वापस कर दें। तो इस स्थिति में इनका चलना मुमकिन नहीं है, और चलेंगे तो फिर ये फट गया पैर, इन्फेक्शन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो बहुत बहुत कोशिश की गई, लेकिन शाम हो गई, धीरे धीरे रात भी होने लगी, 7 से ऊपर बज गया तो अंधेरा भी होने लगा। तो कोई साधन मिला नहीं, वो बेचारे उसी पे चलते हुए मिठा पारा हम लोग करीब 9:30 बजे रात में पहुंचे। अच्छा। रात हुई तो हम लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ सेवार घासें और तमाम इस तरह की घासें थी, इसमें खतरा था कि इसमें सांप बिच्छू भी हो सकता है, तो उसका चलना जरा अंदर मुश्किल हुआ, तो थोड़ा रास्ता पकड़ लिया। और इस प्रकार से हम लोग 9:30 बजे रात में पहुंचे मिठा पारा। वहाँ लोग इंतजार कर रहे थे, बातचीत करने के लिए भी नदी के ऊपर अच्छी गैदरिंग थी, लोगों से अच्छी बातचीत हुई, फिर भोजन भात हुआ, आराम किया गया। और फिर ये हुआ कि अरुण भाई को, अब देखिए स्वेलिंग हो गई थी पैर के अंदर, इतना चल जाने के और फट जाने के बावजूद भी ये हम साथियों का त्याग की भावना थी, कुर्बानी की भावना थी कि नहीं हम ये करेंगे। तो ये उस भावना के बेचारे वहाँ से पैदल फटे पैर से भी चले। तो ये हुआ कि अरुण भाई को जो है एक गाड़ी, हम लोगों को एक गाड़ी वहाँ पे मुहैया हो गई कि वो भाई डॉक्टर MD सिंह जी के और डॉक्टर सानंद सिंह जी के सहयोग से कुछ उन्होंने आर्थिक मदद की थी। इससे एक सूमो हम लोगों ने हायर किया था, जिसमें हम लोगों के कपड़े और पम्फलेट वगैरह ये जो बांटते हुए चलेंगे, लोगों से अपील करते हुए चलेंगे, और बैनर ये उसमें रखा हुआ था कि लंबी आता। तो उस गाड़ी को हम लोग पहले ही उस गांव में रवाना कर देते कि आप उस गांव में चलिए। हाँ, तो अब ये काम जो है भाई अरुण ओम प्रकाश अरुण जी को दे दिया गया। अब आप प्रचार काम आ गए और लोगों से बात करते चलिए, और हम लोग यहाँ देखते हुए पर्यावलोकन करते हुए पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। तो गाड़ी में हो गए, वो उस गाँव पहुँचते थे, गाँव के आसपास पहुँचते थे, लोगों से बातचीत करते थे, पम्फलेट बांटते थे, और गांव के लोगों से जो लोग मिल जाते थे उनसे नदी के बारे में उनकी बातचीत करना, उनके हाल हवाल लेना, और हम लोग इधर से पर्यावलोकन करते हुए चलते हुए फिर शाम को मिलते थे। तो इस प्रकार से मिठा पारा चले तो नारायणपुर चले गए, किनारे किनारे। सुबह की पद यात्रा होती थी, दोपहर में समाप्त होती थी, वो करीब 10 बजे करीब 2 घंटा हम लोग आराम करते थे, धूप का जमाना था। उसके बाद फिर 3 बजे हम लोग शुरू हो जाते थे, तो 7 बजे अगले पड़ाव तक पहुंच जाते थे। तो नारायणपुर पहुंच गए, लू चल रही थी बुरी तरह से, तो वहां रहे। वहां के बाद फिर शाम को जब वहां से चले तो अगला पड़ाव था अडीला। अडीला की भी दूरी काफी थी वहां से। अब ये सदर तहसील को छोड़ करके सदर ब्लॉक है आपका जो पड़ रहा है बुजुर्गा के आसपास का, और अब वो जखनिया का वो किनारे का इलाका बहुत दूर है, बहुत दूरी है। उनकी अपनी टीम है, वो लोग पहुंचे हुए थे हम लोग वहाँ रिसीव करने के लिए, कह लीजिए उस इंतजाम स्थल तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो उनका ही इंतजाम किया हुआ था जहाँ हम लोग परिचित नहीं थे। अडीला गांव के पास में जो नदी जो बल खा रही है, वो बड़ा खूबसूरत, नक्शे को देखें अगर तो बड़ा खूबसूरत एक चित्र प्रस्तुत करती है, एकदम क्वींस निकलस जैसे। अच्छा, उस तरीके से का इस तरह का मोड़ है क्वींस निकलस की तरह से ऐसे। और एक विशेषता ये है कि गाजीपुर में सादात और जखनिया के पश्चिमी इलाके में और सादात के मध्य में या पूर्वी कहीं के आसपास में कई एक ताल हैं, बड़े ताल। अच्छा, नेचुरल ताल पुराने रहे होंगे, और उन तालों से पतली पतली धाराएं निकली हुई हैं, नहर कह लीजिए, वो नेचुरल नहर है। अच्छा, मतलब वो बनाई नहीं गई है? नहीं, वो रही बिल्कुल उससे निकला हुआ रहा होगा। और मैं तो समझता हूं कि वो करीब करीब 10-12 किलोमीटर लंबी वो नहर होगी, और तालों से निकली हुई 2 नहरें हैं। एक ताल के समूह से एक नहर निकल के आई है, जो जिस नेकलेस की बात मैं कर रहा हूं अडीला के पास, जो रूप बनता है नदी का, उसके बिल्कुल दक्षिण से आकर के उसमें मिलती है।
अच्छा, देशों में। देशों में। और एक जो है वो पूरब पश्चिम रन कर रही है, पूरब पश्चिम से आके पूरब की तरफ आकर के और आकर के उस नेकलेस में मिलते हैं, यानी मिलती वो है, नेकलेस की डोरी हो गई। जो आकर के मिल जाती है नीचे से। और उसमें यह था कि उस गांव के पास ही जो है, अडीला के पास ही एक चेक डैम का भी निर्माण अभी हाल ही में उस समय हुआ था। जी। और पक्के चेक डैम का निर्माण करवा दिया गया था। हालांकि इस तरह का होना नहीं चाहिए, कच्चे चेक डैम बने तो अच्छा है, लेकिन खैर। तो उससे ये था कि अडीला से लेकर के और आगे हम लोग कोयरी मर्दानपुर तक गए, बल्कि उससे आगे तक सराय सदका भी कह लीजिए, तो नदी में पानी था, पानी रहा होगा। हाँ, पानी था। जिस प्रकार का पानी था, पानी वहां था। और जरी वगैरह लोग डाल रहे थे, पानी उनको मिल रहा था। ये एक लाभ था वहां पे, समझ में आया। फिर चूंकि हम लोग दक्षिणी किनारे पर हो गए थे, हुरमुजपुर नहीं, हुरमुजपुर तो नहीं, ये सुरहुरपुर गांव था, सुरहुरपुर। और फिर मर्दानपुर तक पहुंचे। तो मर्दानपुर पार में पड़ता था, मतलब अगला कोयरी मर्दानपुर हम लोग का पड़ाव था दोपहर का। जी। अडीला में रात गुजारी और जब वहां से फिर शुरू हुए सुबह में हम और ईश्वर भाई, तो मर्दानपुर हम लोगों ने गाड़ी को कह दिया, भाई आप मर्दानपुर जाइए, अगला पड़ाव मर्दानपुर था। और ये सारा जो है नेहरू युवा केंद्र के सुभाष जी और अंगद जी के सहयोग से ये हो पाया था। कहाँ कहाँ हम लोग गाजीपुर में ठहरना है, तो ये पहले इंतजाम हमने कर दिया था। तो ये संदेश आ गया था कि आपको कोयरी मर्दानपुर में विद्यालय में रुकना है, वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, गांव में चलेंगे भी, कुछ पद यात्रा भी वहाँ निकलेगी छोटी मोटी, और आपको अगले गांव तक को पहुँचाएंगे। तो वहाँ से सुरहुरपुर होते हुए, तो ये सुरहुरपुर के आसपास और सब जगहों पर हम लोगों ने उन नहर को देखा कि नहरें आकर के मिल रही हैं, और मालूम चला, पता लगाया तो वहाँ ये सब उसर के ताल से आती हुई नहरें हैं, ये नेचुरल नहरें हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़े सुरहुरपुर होते हुए, तो सुरहुरपुर दक्षिणी किनारे पे है और मर्दानपुर जो है वो उत्तरी छोर पे उसका है, बेसो के उत्तरी छोर पड़ जाता है जी। तो पार करने के लिए कोई पुल तो था नहीं, तो बांस का पुल जिसको कहते हैं चाह बनाया हुआ था, चाह बना के छोड़ा हुआ था, तो वो चलने के लायक, पकड़ के जाने के लायक होता है जी। तो चाह से जो है वो हम लोगों ने पुल को, उसको नदी को पार किया, पानी था उसमें। ईश्वर भाई को तो खासी दिक्कत आई, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन ये है कि उनके अंदर हौसला बड़ा गजब का है। तो मर्दानपुर पहुंचे, मर्दानपुर में बड़ी आवभगत हुई, और इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, उनके मैनेजर भी थे, और गांव के तमाम लोग थे, उन लोगों से आसपास के बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई, लंबी, कई प्रश्नोत्तरी हुई उसको लेकर के, बहुत कुछ राजनीतिक भी और इस तरह से भी। और उन्होंने जो है एक छोटी पद यात्रा भी गांव में निकाली गई, और वो लोग पहुंचाने के लिए आगे तक फिर नदी में आए छोड़ने, और नदी तक आगे तक ले आए। अपना दायित्व उन्होंने पूरा किया, जो अपील थी जिस उन लोगों की जी जी। अब उधर अगला पड़ाव हम लोग का था कि हम लोग अब मोलनापुर एक जगह पड़ जाती है, मोलनापुर। तो मोलनापुर जो है, लेकिन मोलनापुर के प्रिंसिपल साहब बार बार फोन भी कर रहे थे, और इधर एक सज्जन और उनको मालूम चल गया था, एक नेता थे शादियाबाद के, कस्बा दयालपुर के, और उनकी जिद की आप हमारे यहाँ रुकिए और यहाँ आइए, यहाँ लोगों से बात कीजिए, कस्बा है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ से गुजर रही है, इनसे बात आप नहीं करेंगे, आप सीधे मोलनापुर जाए, मोलनापुर छोटा गांव है, वहाँ लोग नहीं मिलेंगे। अब एक टसल में हम लोग फंस गए कि मोलनापुर के वो प्रिंसिपल साहब और कस्बा दयालपुर के जो है वो एक नेताजी, टग ऑफ वार दोनों में तो वह कि नजदीक है, गुजरेंगे ही, तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल डेरा डाले बैठे हुए थे कि पद यात्रा को आगे हम जाने नहीं देंगे, इन लोगों को पकड़ेंगे यहीं। तो कस्बा दयालपुर के पास से जो गुजरती है जहाँ पर शादियाबाद के उधर से, तो थे वहीं मौजूद, उन्होंने वही किया और रोक लिया। अब वो मोलनापुर उनका बताना पड़ा बेचारे को, उन्होंने इंतजाम भी किया हुआ था वहाँ पर, तो उनको मना किया गया, उनसे इनसे मादरत समाजत की गई कि भाई क्या किया जाए। हाँ, तो उन्होंने भी अच्छी खासी वहाँ गैदरिंग करके रखी हुई थी, गर्मी का मौसम था, बाजार में जाइए तो बड़ी चिलचिलाहट महसूस होती है, एक तपिश पूरे मकानों की निकलती है। और वहाँ उन्होंने अपने एक मदरसा, ये थे बदरुद्दीन शास्त्री, एक नेता हैं आदमी, वो क्या कहते हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अभी आजकल भाजपा के भी नेता हैं,
अच्छा। तो बहरहाल, और वहाँ पे वो मैनेजर भी हैं किसी बदरुल उलूम मदरसा के, अपना चलाते हैं करते हैं, तो उनकी सक्रियता, राजनीतिक सक्रियता रहती है। तो उन्होंने एक अच्छी खासी गैदरिंग कर रखी थी, अच्छा हुआ, बातचीत हुई उन लोगों से जो हम लोग का उद्देश्य था, और उन लोगों को बड़ा ताज्जुब भी था कि भाई आप लोग चल पड़े हैं नदी से संवाद स्थापित करने के लिए। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ ही आज तक तो हम लोगों ने सुना ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और ये कहाँ से, गाजीपुर से चल चुके हैं और चल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। तो खैर बातचीत हुई, रात वहीं गुजरी, सुबह हम लोग उठे तो सुबह में, चूंकि जैसे ही शादियाबाद से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका एक संगम बनता है सराय सदका के पास। सराय सदका? जी। सराय सदका के पास उधर से उदंती नदी आती है। उदंती शाख इसी की है, बेसू की ही है, बाद में आगे चल के हम लोग को मालूम चला कि इसी की शाख, इसी की एक ट्रिब्यूटरी कह लीजिए है। तो उधर से उदंती आती है और इधर बेसो घूम करके और इधर हथियाराम गांव की तरफ फिर बढ़ती है, आजमगढ़ के बॉर्डर पे। तो हम लोगों ने चूंकि बेसो का ही चुनाव किया होता तो बेसो ही को फॉलो करना था। तो सराय सदका में एक संगम देखा गया अपनी आंखों से, किस प्रकार से उधर से नदी आ रही है। तो संगम पे वहाँ पे नीलगायों का बड़ा झुंड था, बैठी हुई थी, सब सुबह पहुंच गए। तो हम लोग को देख के चली भाग, यहाँ वहाँ पानी वही था, उसके आगे फिर पानी मिलना नहीं था, वहां तक पानी था। अच्छा। और उदंती से कुछ पानी आकर के बेसों में मिल भी रहा था। तो फिर वहां देखा, नोट किया जो कुछ हम लोगों को नोट करना था। उसके बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े हुरमुजपुर होते हुए, और फिर एक रेलवे स्टेशन भी हुरमुजपुर पड़ता है, जखनिया करके, हाँ, जखनिया के तरफ के जाने के लिए, मनिहारी जखनिया। तो मनिहारी जखनिया और सादात का वो संगम ही कह लीजिए, तीनों विकास खंडों का एक कोना है जहां पर ये क्या कहते हैं, संगम भी है, सराय सदका। हाँ। अब फिर वहां से आगे बढ़े तो नदी बिल्कुल सूखी, कोई पानी नहीं था। हुरमुजपुर वगैरह बिल्कुल सूखा चल रहा था, इधर सूखा चल रहा था। फिर रेलवे ब्रिज को पार किया गया, अंदर से निकले और पहुंचे मुल्लापुर दोपहर में। मुल्लापुर यानी दूसरे दिन गए? दूसरे दिन हाँ पहुंच गए उस जगह पर जहाँ पर हम लोग को रात में ठहरना था। अब वहां दूसरे दिन पहुंचे, हम लोग की यात्रा लेट पहुंची। तो थोड़ा शिकायत तो थी ही उनको जी 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 अपनी। तो फिर हम लोगों ने उनसे क्षमा याचना की, बताया भाई क्या किया जाए, ऐसा हो गया। खैर कोई बात नहीं थी। और उन्होंने कहा कि कल तो बहुत लोग इकट्ठा थे और आज तो दोपहर में ज़रा कम है कि वर्किंग डे है, लोग अपने कामों में भी हैं, स्कूल में मैं खुद हूँ, छोड़ के भाग करके आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। जी जी। फिर पढ़ा वहीं पढ़ा, कुछ लोग आ गए, उनसे बातचीत हुई और फिर वहाँ से शाम को हम लोग, शाम को वही 3 बजे से शेड्यूल टाइम था, वहाँ से फिर निकले। जी। उसका पर्यावलोकन करते हुए, नदी को समझते हुए, पोखरों को, उसके इर्द गिर्द चलने वाले जो जल कटोरे हैं, पोखरे तालाब वगैरह, जो जल राशि थी वहाँ के ऊपर, जो जल संग्रहण प्रणाली है पुरानी हमारी, उसको देखते हुए कि क्या ऐसी स्थिति हुई है। तो हम लोग शाम के समय पहुँचे वही सिद्धपीठ हथियाराम गांव है, जो भुड़कुड़ा मठ शायद कहलाती है। वहाँ पहुँचे तो चूँकि ईश्वर भाई का वहाँ परिचय था पुराना पहले से, तो कुछ बटुकों से मुलाकात हुई जो वहाँ पढ़ते हैं, संस्कृत का वो दर्श लेते हैं। हाँ, गुरु जी उनके। फिर उन्होंने वहाँ इंतज़ाम कर दिया, हम लोग रहे हुए रात में, वहीं का खाना साथ में बैठ के खाए हुए, जो कह लीजिए कि मेस है, हॉस्टल की एक कह लीजिए, जो उसको कहा जाता हो, वहाँ का दर्शन किए, बैठे, उनसे बातचीत हुई। तो हथियाराम मठ, अब हथियाराम मठ के पास से फिर नदी जो है वो अब आजमगढ़ का बॉर्डर बनाती हुई थोड़ा फिर पूरब को होती है। अच्छा। अब उत्तरी साइड आजमगढ़ का इलाका पड़ जाता है, मेहनगर का इलाका पड़ने लगता है, और अभी दक्षिणी साइड में जो भी गाजीपुर चलता है। तो खैर हम लोग जो है लेकिन हथियाराम मठ के पास एक और संगम इसका देखने को मिला। अच्छा। हथियाराम गांव के पास एक नदी और छोटी आई हुई थी, आकर के इसी बेसों में, सूखी थी दोनों, लेकिन लगा कि हाँ ये भी नदी है, सूख गई है पर है ये नदी, पानी अब कहीं नहीं था, और नदी की गहराई बहुत कम होती चली जा रही थी। अच्छा। अब कम होती चली जा रही थी, आजमगढ़ के इलाके में बहुत ही कम।
तो इस तरह से हम लोग पहुंचे एक गांव भीटी। भीटी। भीटी में दोपहर का ठहराव हुआ और वहां का जायजा लिया गया और उसके बाद दोपहर के बाद जल्दी ही हम लोग वहां से निकल लिए कबूतरा के लिए। तो मालूम, हाँ, हमारे नक्शे पे लग रहा था कि अब आजमगढ़ का नक्शा खुल गया और वहां लगा कि जो है यहाँ एक बड़ी अद्भुत चीज हम लोग पाने जा रहे हैं, जहाँ दो तालों का दो जुड़वा तालों को दर्शाया गया था नक्शे के ऊपर और वहां से नदी छूती हुई दिखाई गई थी कि निकल रही है, यानी जल कुछ ले रही है। तो हम लोग को लगा कि कुछ जो है यहाँ पे कुछ चीजें अलग से देखने को मिलेगी। तो अब वहां से हम लोग जल्दी ही निकल लिए कबूतरा के लिए। कबूतरा गए तो बिल्कुल निशान उशान गायब हो गया और जो जल जो तालाब दिखाए जा रहे थे, जो ताल दिखाए जा रहे थे नक्शे के ऊपर, कहीं थे ही नहीं। अरे हाँ, कहीं नहीं थे। अब बहुत लोगों से पूछने पर कोई जल्दी बताता नहीं था। कुछ लोगों के चेहरे पर खौफ भी था, कुछ शक भी था, ये कौन लोग हैं अपने बगल में देखो झोला वोला दबाए हुए और क्या कहते हैं नक्शा उक्शा लिए हुए, ये टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कि सरकारी नुमाइंदे तो नहीं है, कोई गुमाश्ता तो नहीं आ गया है वसूल में, तहसील में। तो उनके बड़े प्रश्न थे कि आप लोग कौन हैं और क्या हैं, तो सरकार के हैं, कहाँ से, दुनिया के प्रश्न थे और बहुत शक शुबे में थे। या उन्हें ये भी था कि पता नहीं कौन लोग हैं, किससे क्या कह दें। अपनी अपनी बातों को अपने दिल में ही रखते थे, बस पूरी तरह से हमें आइडेंटिफाई करना चाहते थे, हमारी आइडेंटिटी को स्थापित कर लेना चाहते थे कि दरअसल ये हैं कौन लोग। हाँ, ये कौन लोग हैं, कौन लोग सरफिरे चले आए आंधे हुए, जो बात कह रहे हैं उस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कौन लोग हैं जो निकल करके 80 किलोमीटर तक अब तक चलते चले आए यहाँ पैदल, और नदी, और क्या नदी, अब तक तो किसी ने कुछ देखा समझा नहीं, न जाने क्या है। तो मैं समझ रहा था कि ये सब है। ताल कहाँ गया, ये इसको पाना जो है टेढ़ी खीर थी। है तो था तो यहाँ पे हमारे पास कोई बंदोबस्ती नक्शा भी नहीं था। आजमगढ़ के साथियों से जो हम लोगों ने संपर्क किया था अपने रहने खाने के सिलसिले में, तो वो लोग भी लगभग साथ छोड़ के, उनको भी विश्वास शायद नहीं रहा होगा जैसे उनको नहीं था। तो कुछ हम लोग की दुर्दशा भी हुई। अब ठहरने के लाले पड़ गए कि अब कहाँ ठहरे खाएं थकने के बाद। अब कबूतरा में आबादाई दिन भर जो है उस ताल को ढूंढा गया कि आखिर ताल कहाँ था। अपने तरीके से जो है ताल की चौहद्दी को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की गई, खाक छाना गया। और इस गांव उस गांव, चारों तरफ फैले हुए गांवों से कोई बताने वाला नहीं। बहुत मुश्किल से जब लोगों को लग गया कि हाँ, ये कोई ऐसे हैं जो नदी के बारे में लोग जानकारी रखना चाहते हैं, तो धीरे धीरे लोग खुलना शुरू हुए। लेकिन उसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, जो आजकल जातिगत संघर्ष का खौफ होता है, ये ज्यादा था गांव में बहुत। हाँ, हम नान जाति के हैं, हम छोटी जाति के हैं, हम पट्टे पे लेकर के यहाँ खेती करते हैं, बड़ी जात वालों ने हमको दिया है, इस तरह की बातें। या फिर ये कि आप लोग निकले हैं नदी ढूंढने के लिए, तो नदी तो देखिए तो पाट ली गई है, 18 किलोमीटर तक पटी हुई थी नदी। अच्छा जी, गायब डाल के करे असौसा गांव के अंदर। अब असौसा गांव में बता रहे हैं, एक दूसरे पर आक्षेप है, अरे साहब वो ठाकुर ने आके पाट दिया, उधर के यादवों ने पाट दिया, तो उधर के फलाने ने पाट दिया। यादव 18 किलोमीटर पटी है, तो वो एक आदमी कोई ब्राह्मणों पर, कोई हरिजनों पर, कोई सरकारों पर, कि उनकी सरकार आई तो उन्होंने लुटवा दिया, हरिजनों को वहां बसवा दिया, वो रमावती ने ऐसा करवा दिया, बोला है तो साहब भाजपा के दौर में उन्होंने ऐसा कर लिया था, सपा के दौर में यादवों ने ऐसा कर लिया था। तो ये सास पतों हमें मूसल गायब था, तब लुटलाट के बराबर। तो ये मालूम चला कुछ लोगों के भाई एक मुन्नी राम मिले थे साथ साथ, लेकिन कुछ लग रहा था वो पहले कुछ हम लोगों की आइडेंटिटी को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर लेना चाहते थे, लगे थे लेकिन बोलते नहीं थे। बड़ी देर के बाद, वो 90 साल के उस समय रहे होंगे, गर्म हुए बेचारे, तो बताया कि भैया जहाँ खड़े हैं आप, यही ताल है। और ये ताल, और देखिए वो जो छुटकी पौनी गांव दिखाई दे रहा है, जी जी, और वो जो सचिव जी का ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, ट्यूब उधर से दिखाई दे रहा, पाएंगे आप जाएंगे तो पौनी, असौसा पौनी गांव, छोटकी पौनी, बड़की पौनी, क्या क्या बताया सब, त्वरित महुरवा ताल, सारे गांव का नाम बताया। और वहां तक गए हम लोग, देख करके आए कि वहां पर अभी भी निशान जाई है, वहां बाकी है। ये जहां आप खड़े हैं, यहाँ 7 बांस का डुबान था, इतना गहरा पानी हमारे बचपन में होता था। और मतलब वो बराबर है, सब खेत बना हुआ है, मतलब अब छिछला पानी था भी नहीं वहां पे, कुछ भी नहीं था कि पानी आता भी होगा वहां पे। फिर हम लोग जिस बताया था हमें, कोई सचिव साहब थे, उनका ट्यूबवेल है, वहां पहुंचे। वहां एक व्यक्ति मिल गया हम लोगों को,
वो भी बड़ा शक शुबह में पड़ा हुआ था। फिर बड़ी देर के बाद तब वो खुला, यहाँ ये हमने कहा नशेब की जगह दिखाई दे रही, गहराई में जा रही है, ये पूरा इलाका गहरे में जा रहा है, लेकिन बहुत गहरा नहीं है, पर अभी है ये नशेब का इलाका है कि हाँ बाढ़ आती, पानी यहाँ भर जाता है, आता है। साहब यही था। और तो फिर बताया कि देखिए आगे जाइएगा तो वहाँ पे दो जो है खारी है, जहाँ वो उसकी आँख कह लीजिए, चश्मा, जिससे कि वो पानी जो है निकल फेंकता था, गति देता था, वो भी है मौजूद। तुम लोग जाकर उसको देखा गया। हाँ अच्छा, वो जमीन से पानी बाहर आता था। अब हाँ, वहाँ निशान बना हुआ था उसकी आँख के, जिसको चश्मा कहते हैं, यहाँ से पानी वो निकलता था। तो अब उसके उत्तर में जंगल था। अब बताया कि हाँ भाई यहाँ ये जंगल था, और यहाँ पे अब वन विभाग के वाला आके यूकलिप्टस का पेड़ लगा जाता है। तो ये समझ में आ गया कि ये पहले जंगल नष्ट हुआ, इसका उन्मूलन हुआ, उसके बाद तब जो है एक गाज जमी, और धीरे करते करते पाट करके, और इन लोगों ने इसको पट्टे वट्टे पर दे दिया, कोई पुरसाने हाल इसका है नहीं। तो वहाँ बड़ा मशहूर एक पलना देवी का मंदिर था, पलना ब्लॉक है। पलना ब्लॉक के आसपास का ही सब ये इलाका है, जहाँ ये दो ताल हुआ करते थे, त्वरित और महुरवा। और अगर वहाँ खड़े होकर देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि नदी कहाँ से निकली, कहाँ गई, कहाँ। अगर हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया होता कि नदी के निशान को पकड़ करके हमें चलना है, हाँ, और वे कहाँ जा रही, तो ऐसे अनजान आदमी ढूंढ नहीं सकता कि वो कहाँ से निकली, कहाँ गई। वो तो हमें लेके कबूतरा के उस गाँव में गए, और वो दिन भर की खाक छानी गई वहाँ पे लंबा, और फिर भी हम लोगों की जो प्यास थी वो बुझी नहीं। बहुत से प्रश्न बाकी थे। उसके बाद हम लोग कबूतरा बाजार में आए, ठहरने के लिए लाले पड़े थे, क्योंकि अब हम लोगों का जो सपोर्ट का वो था वो सब टूट चुका था, कहीं मिलना नहीं था। जिनकी जिम्मे हम लोगों का इंतजाम था वो हाथ खड़ा करके भाग चुके थे। अच्छा, हाँ। तो अब क्या करें, रात भी हो गई थी, दो ही लोग। तो एक साहब को फोन किया, तो कोई वहाँ पे गिरी साहब करके एक वकील हुआ करते थे, उनका घर दिखाई दे रहा था कि है। किसी ने उनको फ़ोन किया, किसी संपर्क से उनको फ़ोन हुआ कि भाई दो लोग ऐसे गए हुए हैं, इस उद्देश्य से गए हैं, और अगर उनकी मदद कुछ हो सके तो करिए। तो आए तो बाज़ार में मिले, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप लोगों का। हमने कहा कोई बात नहीं। बहुत बातें हुई तो हमें लगा कि शायद वो अपने यहाँ कोई इंतज़ाम करा सकें। साहब हैसियत थे, बड़ा मकान भी दिखाई दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, पर दिल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आप कुछ मत करिए, केवल हम लोग का मोबाइल और ये जो सामान है, ये जो गैजेट्स हैं हमारे, इसको चार्जिंग आपके यहाँ हो जाए, पड़ा रहेगा, हम लोग सुबह ले लेंगे, हम लोग कहीं भी रुक लेंगे जी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर पे जो है आप लोग बिछा उछा के सो रहिए। तो थोड़ा ईश्वर भाई को नागवार गुजरा। उन्होंने कहा मंदिर पे आपका क्या हक है, मंदिर पर तो हम लोग भी जाके बिछा के सो रहे हैं, कौन मना करेगा। ये तो आपका कोई व्यवस्था हुई नहीं कि आपने व्यवस्था की, तो हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो फिर अब उनको पता नहीं ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने जो है वो हम लोग के मोबाइल वगैरह चार्जिंग जिनका भी कोई इंतजाम नहीं किया, वो कहा कि ठीक है आप लोग देख लीजिए, चले गए छोड़कर। तो फिर एक जगह हम लोग गए बाजार में, बाजार से बिल्कुल किनारे गए, तो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वहाँ पे दुकान पे छत पड़ी हुई थी, लेकिन सीमेंट की छत अभी हाल की ढलिया थी, और वो गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल तावा हो रही थी। तो कोशिश किया गया वहाँ, लेकिन पीठ इस कदर जलने लगी, उठ करके हम लोग वहाँ से फिर ईश्वर भाई ने अपने संपर्क से एक फ़ोन मिलाया। तो आगे लालगंज तहसील में मसीरपुर गाँव के वो में थे वो, तो सूर्यनाथ सिंह जी को उनको खबर हुई। तो क्या करे भाई साहब, अभी आइए, फ़ौरन आइए, यहाँ आइए। तो हम लोग वहाँ से, क्योंकि वो सुमो थी वहाँ पे कबूतरा में, तो हम लोगों ने वहाँ से बुला लिया, भाई आ जाओ। तो रात में उसी अपनी सुमो से मसीरपुर गांव में वहाँ चले गए। तो बड़ी आवभगत किया उन्होंने, बड़ी आत्मीयता दिखाई, और मच्छरदानी उन्हें लगाए हुए थे, बाहर की तरफ हम लोग का बिस्तर लगाए हुए थे, खाना खाया, आराम से बड़ी चर्चा हुई। रिटायर्ड टीचर भी थे वो, उस समय इंटर कॉलेज के थे शायद, और उनके भी बड़े प्रश्न थे। बड़ी रात तक बात होती रही, देर तक। फिर लोग सो करके उठे, सुबह में फिर बड़ा नाश्ता वाश्ता कराया, और वे चूँकि हम लोगों की खोज अभी मुकम्मल हुई नहीं थी, इसलिए हुआ कि नहीं अब आगे अभी नहीं आना चाहते। तो हम लोग उनका भी घर जो है बिल्कुल बेसों के किनारे ही था। अच्छा। लेकिन अब उतना इलाका छूट जाता, और पहली बात ये कि हमें जो है वो अपना सर्वे पूरा करना था वहाँ के ऊपर,
क्योंकि पूरी कहानी खुल के आई नहीं थी। कबूतरा वहाँ उस जगह पर त्वरित महुआ ताल की कहानी तो अभी अधूरी ही थी। लिहाजा हम लोग फिर उसी अपनी जीप से वापस का वहीं वापस ले चलो, अभी यात्रा नहीं होगी, अभी चलेंगे वहाँ पर। फिर हम लोग वहीं ताल पे आ गए और दिन भर पूरे इलाके को छान मारा, वो सब जगहों को देखा जहाँ जहाँ जो जो उसके उस नदी के को जल पहुँचाने के स्रोत हुआ करते थे, हो सकते थे, जो जंगल, वो चीज़ें, वो खारी, वो तालाब का इलाका, लोगों से बातचीत, बताया कि हाँ यहाँ के ऊपर था। नक्शे पे, चूँकि नक्शा मुझे लगता है कि अब नया कोई सर्वे नहीं हुआ है और न कभी किसी ने इस बात का तकलीफ उठाया कि इस बात को जाने कि ये अनस्केली नक्शा लेकर के हम घूम रहे हैं, ये कितनी दिक्कत तलब बात है। क्या गाँव को यूं ही बिंदु से दर्शा दिया गया है? ऐसा तो नहीं होगा, सबकी जमीन जायदाद हाँ, सब ये तो स्केल ऐसा हो नहीं सकता। अब बंदोबस्ती नक्शा अलग, अब ये स्केल क्यों नहीं है? या स्केल था मेरे ख्याल में एक इंच को 1 मील वाला स्केल पुराना रहा होगा जब, यानी ये नक्शा उसी वक्त का है, या तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के वक्त का है जब बंदोबस्त ये सब हो रहा था जी, इस्तेमरारी बंदोबस्त के नक्शा हो, या उसके बाद 1879 का जो सर्वे हुआ है, वो पहला सर्वे सब उस वक्त का वो नक्शा हो। वो नक्शा आज भी चल रहा है। उस नक्शे से और आज की जो स्थिति है जमीन के ऊपर, उसमें बहुत से अंतर हम लोगों ने पाए और वहां पे जो है निशान लगाए कि क्या क्या हम लोगों ने फर्क पाए। जो इसमें बना है वो चीज नहीं है। स्वयं नदी जहां पहले दिखाया गया है, गौसपुर में जाके गंगा मिल रही है, वो नदी घूम जा रही है। वो नदी का मुहाना अब मुड़ चुका है, मुड़ के जल्लापुर में जाके खालिसपुर के बगल में ही वो मिल जाती है। वहां से 3-4 किलोमीटर पहले ही मिल जाती है, शाहबाज के लिए उसके उसमें बाद में तो अंतर आ चुका है कि कितना बड़ा वहां पे एक समझ लिए कि विशाल भूखंड वो तैयार हुआ है। गाद उसकी जमा होते होते एक टीले की तरह बन गया है, बालू जमा है वहां के ऊपर। तो इस तरह से बहुत चीजों में अंतर आया है नदी के कोर्स में। नदी जो है वो चूंकि मियंडर बना के चलती है, लहर बनाती है, कभी कभी मियंडर जब ज्यादा कटता है तो जो है कभी कभी वो बहुत नहीं घूमती तो सीधा करती है अपने को। जब सीधा करती है तो वो हिस्सा जो पुराना था वो छूट जाता है। तो वही हॉर्न शेप जो है वो हॉर्न शेप झील बनता है, वही पोखरा तालाब बनता है। तो नदी के किनारे के जो तालाब वालाब रहे होंगे पहले, वो नेचुरल तालाब थे। जो ये धरती बड़ी करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो जब नदी ने कोर्स अपना बदला होगा, किया होगा, तो तब इसलिए हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे कि वो पोखरे दरअसल उसी के पैदा किए हुए हैं। तो हॉर्न शेप जो है वो पोखरे बनते हैं, तालाब बनते हैं, झीलें बन जाती हैं। ये भी इस तरह की जल राशियां भी बनती हैं धरती के ऊपर। तो अगल बगल गांव बने हुए हैं उनमें पाया गया, इस तरह की चीजें पाएंगे। एक जगह मियंडर बहुत गहरा कट रहा था, अब कुछ ही सालों में ऐसा होगा कि वो कट जाएगा, सीधी हो जाएगी और वो टुकड़ा छूट जाएगा। हाँ, एक मिला हमें, हम लोग अडीला से पहले, मैं एग्जैक्टली लोकेशन उसकी नहीं ले सकता, लेकिन वो मिला। तो अब ये कहानी रही। तो पूरे दिन भर जो है हम लोग उसका सर्वे करते रहे और ये तय हो गया कि ये पूरी तरह से यहाँ दोनों पोखरे की लूट हो चुकी है, खत्म हो चुका है। यहाँ से कोई जल अब मिलता नहीं है। और वहीं से जो त्वरित महुआ ताल के पास से ही जो है वो उदंती नदी, जिसको कहते हैं, उसको दोना कहते हैं, दोना नदी कहते हैं उसको। आजमगढ़ के अंदर दोना के नाम से कहते हैं, उदंती है। वही हमारे यहाँ सादात में घुस करके वो चलती है कुछ दूर तक और फिर आके सराय सदका, जहाँ सादात और जखनिया आके फिर मिल जाती है। ये कहानी उसकी थी। और जो वो नदी थी जो मैंने बताया आपको कि जो भथियाराम मठ के पास आके मिली हुई थी, लोनी नदी, लोनी भी उसी से निकली हुई है। वहीं से निकली और वहीं आकर के फिर मिल गई बेसो। अब जब उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अकेली नदी मिलती है, बेसो। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं, लालगंज की तरफ फिर बढ़े और उससे आगे निकलते गए। फिर उनके जो मार्टिनगंज, फूलपुर का तहसील पड़ती है, फूलपुर के तहसील में जो उनके ब्लॉक्स हैं, विकास खंड हैं, मार्टिनगंज वगैरह से होते हैं। इस नदी की शुरुआत कहाँ से है? अब हम लोग पहुंचे शाहगंज तहसील के अंदर। अच्छा, जौनपुर की शाहगंज, आजमगढ़ होते हुए हाँ अंदर गए। तो फिर शाहगंज, जौनपुर में प्रवेश कर गए और वहाँ शाहगंज में 7 तालों का समूह है। वहाँ भी जंगल पुराना हुआ करता था। पोरई खुर्द, हाँ पोरई खुर्द, तो पोरई ताल है, ढेकुड़वा ताल है,
ऐसे करके 7 ताल हैं, 6 ताल का पानी 7वें पोरई खुर्द में आता था और पोरई से भी जो है एक धारा उसमें फूटी निकलती थी बेसों की। हाँ, बेसों की। तो आजमगढ़ के इलाके में नदी जो है बहुत अब छिछली हो गई, निशान मात्र है। लोग साइकिल से ऐसे बच्चे पार कर लेते हैं, इस तरह से हम चला करके ट्रैक्टर से पार करके निकल गया, इस तरह का हो गया। वनस्पतियों में बदलाव है। गाजीपुर के पूरे इलाके में हम लोग चलते रहे तो वन तुलसिया के पौधे सब मिलते रहे जो किनारे पे लगे रहते हैं। आजमगढ़ के क्षेत्र में चले तो बहेया का राज था, तो बहेया सदाबहार जो है वो लगा हुआ था, कटीले वो सब लगे हुए थे। अब यही है कि जब बरसात होती है तो ये नदी एक उस इलाके का शोक साबित होती होगी, तबाही मचाती होगी जी। तो इस तरह से हम लोगों ने नदी का पर्यावलोकन इसका पूरा किया, इसकी रिपोर्ट बनाई और उसको लेकर के। तो रिपोर्ट कहीं सबमिट भी किया आपने, किसी को भेजा होगा? हाँ, अब चूंकि अब ये बात हम लोग को समझ आया कि हम लोगों ने अपना समीक्षा किया, बैठे कि भाई इस तरह से क्या क्या मतलब अब तैयार किया गया और ये हुआ कि भाई कि अब इसमें तो केवल गाजीपुर जिला प्रशासन से बहुत सहयोग नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी ये नदी जो है वो 3 जिलों से मिलकर के और उसकी 8 ब्लॉकों से 8-10 ब्लॉकों से मिलते हुए चल रही है। तो जब तक इसको इस कमिश्नरी से, वो भी 2 कमिश्नरी इन्वॉल्व होगी, वाराणसी मंडल और आजमगढ़ खुद मंडल बन गया है, क्योंकि कम से कम 60-65 किलोमीटर 70 किलोमीटर वो आजमगढ़ में फ्लो करती है और जो है कुछ 25 किलोमीटर करीब जो है वो जौनपुर में है। तो ये कमिश्नरी अगर इसमें इन्वॉल्व होगी, कमिश्नर अगर चाहेंगे और वो अगर इंस्ट्रक्शन देते हैं या एक बड़ा प्रशासनिक दबाव अगर बन सके तब जो है इस नदी का उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे अपने हिस्से का जो हम लोगों ने सर्वे गाजीपुर किया था तो उस समय हम यहाँ जो जिलाधिकारी थे ओपी आर्या साहब आए हुए थे। ओपी आर्या साहब को मैंने रिपोर्ट सबमिट किया था और फिर वहाँ ले लिया। अब उस पर क्या विचार किया होगा वही जाने, क्योंकि उसके बाद से कोई किसी प्रकार का कोई निर्देश या कोई बातचीत आगे नहीं। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या ही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर कदम तब उठाया जाएगा। नदियों को बचाने के लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर कदम नहीं उठाए गए तो ये जिला स्तर पे तो इस पे कुछ हो नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सवाल ये है कि कदम कब उठाए जाते हैं। माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोने लगता है और बदकिस्मती से अगर माँ बहरी हुई तो फिर बच्चे की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। तो उस कराह को सुनने के लिए कान भी खुला रखना चाहिए कि कहीं लोग हैं जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुना जाए और तभी आप समझ पाएंगे ना कि हाँ ये आवश्यकता है। लोग लाके आपको अंदर की चीजों को सर्वे करके आपको बता रहे हैं। तो जो सुनने का चलन है, जब सुनेंगे, जब उस पर विचार करेंगे तो ही अपनी पॉलिसी में उसको लेंगे कि नहीं भाई ये आवश्यकता है और ये चीजें अब आई हैं, ये धरातल पर आ गई कि ये चीजें हो गई हैं वहां के ऊपर और इस कारण से अब नदी की तो व्यथा हम लेके, नदी की व्यथा तो पूरी हो गई कि जो सवाल था हम लोगों के मन में कि भाई ये नदी तो अति प्राचीन है, पता नहीं कब की है, सहायक नदी को में शुमार है, इसका गंगा के ही से गंगा बेसिन की सब नदियां हैं, छोटी छोटी नसें हैं। ये तो पहले तो बहती ही थी। गांव वाले बता रहे हैं कि हाँ साहब इसका पानी हम लोग पीते थे, पसेवा का पानी हम लोग पीते थे। अब तक बताया लोगों ने कि हम लोग कुछ साल पहले तक भी पीते थे। साहब ठोक दें ऐसे बालू तो पनिया आ जाए, छन जाए, तो छन हम लोग पी लेते थे। हम लोग पीते थे, पानी इसमें रहता था सब। अब ये 40, 45 या 50 साल से बिल्कुल ही गायब हो गया। 40 साल से बिल्कुल गायब। 40 साल वाले ने बताया कि हम लोग बचपन में यहाँ पर ये करते थे, पानी साफ था, नहाते भी थे, इस्तेमाल भी करते थे, पीते भी थे। हम लोग पसेवा का पानी कभी कभी गड्ढा करके छोड़ दें तो पस के पानी उसमें आता था और हम लोग उसको पी लेते थे। हाँ, ठीक था, एकदम शुद्ध पानी होता था। इतना तो था। तो ये सारी बातें गांव वालों ने बताई। अब बिल्कुल आप नहीं पी सकते, पी कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, है ही नहीं, पानी सूखा है। नदी के तलहटी में से ही हम लोग जा रहे थे, ठहरा थोड़ा मोटा पानी है। कभी कोई बताया था कि टेल का पानी किसी नहर का पानी छोड़ते हैं तो पानी
आ जाता है, कभी कभी इसके अंदर उससे पानी है। तो आ गई बात कि आखिर नदी क्यों नहीं बह रही है, क्यों नहीं बह रही है, इसके मोटा जवाब मिल गया। एक कि जो उद्गम है, जो बड़े बड़े ताल थे, जो तालों का समूह था, वो तालों के समूह में गाद भरी हुई है, अतिक्रमण की चपेट में है, संकटग्रस्त है। और जो पानी में जो पानी का डायनेमिक्स है, पानी को फ्लो कराने के लिए कोई वहां मोटर नहीं लगा हुआ है, एक उसका अपना डायनेमिक्स है। वो जंगल थे उसके किनारे पे, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जिस भी क्षेत्र में वहां पे थे, वो बड़े गहरे घने जंगल हुआ करते थे। और उनकी जो स्पॉन्जी मिट्टी हुआ करती थी, इसकी रिटेंटिविटी, पानी को अपने अंदर रोकने की क्षमता हुआ करती थी, वो लाखों क्यूसेक पानी तो अपने अंदर ही पहले तो रोक लिया करता रहा होगा जंगल जी। और फिर जैसे जैसे पानी कम होता होगा वो छोड़ती थी। और इतना समय ये सब लग जाता है कि इसमें होते थे वर्षा चक्र पूरा हो जाता है। जब जून का महीना आया और सब धीरे धीरे कम होने लगा, सूखने लगा, तब तक 15 जून से चूंकि वर्षा का चक्र भी नियमित था, वर्षा होने लगती थी, फिर ताल तलैया भरने लगते थे, पानी पहुंचने लगता था, मैकेनिज्म पूरा हो जाता था इस तरह से। तो वो जंगल खत्म हो गए। तो जंगल में जो वृक्षारोपण के प्रति आपने पॉलिसी अपना रखी है, वो गलत पॉलिसी है। यूकलिप्टस नहीं लगा था वहां पे सागौन के जंगल नहीं थे, वहां फालसा रहा होगा, वहां बरगद रहे होंगे, वहां पीपल रहे होंगे, वहां बड़हल रहा होगा, वहां कटहल रहा होगा, और तमाम तरह के छोटे झड़बेरिया रही होंगी, बेर के पेड़ रहे होंगे, जंगली तमाम तरह के आम रहे होंगे, बीजू मीठू जो कहते हैं, बड़े बड़े आम को जो पेड़ होते हैं, पेड़ बड़ा होता है, फल छोटा, जो देसी आम होता है। तो वो सब जो है वो हमारे साथ जो पक्षियों के, पशुओं के, जो जंगली जानवर घूम रहे हैं, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा का कवच बनते रहे होंगे, वो भी बेचारे खत्म हो। वो बेचारे भी जो है बेल के मारे बबूल कहाँ जाएं, अब आखेट के खुल गए, उनको बचाने वाला कोई नहीं। जंगल तो उनका डिफेंस सिस्टम भी तो था, उनका एक दूसरे से बचाने के भी डिफेंस सिस्टम भी था, उसी में जी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, अपनी संतति को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो अब वो खुल गए बिल्कुल। तो ये हुआ कि हमने उन जंतुओं से भी हाथ धो दिया, उनके पानी भी छीन लिए, उनके आवास भी छीन गए, हमने इसको ध्यान नहीं दिया। अब आज कहते हैं कि भाई तेंदुआ घर के अंदर आकर बैठ गया, बाथरूम में बैठा हुआ। भाई मेरे, आप तेंदुआ बाथरूम में नहीं बैठा हुआ आपके, आप उसके जंगल में घुस के बैठे हैं, वहां आपने मकान नहीं, जमीन बना लिया। वो कहाँ जाएगा? उसका एक क्षेत्र है भाई, दौड़ा के पकड़ेगा अपने शिकार को, उसके शिकार करने का तरीका है, आप वहां बस गए हैं। सही है। तो ये चीजें अगर हम लोग फिर से उसे कायम कर सकें, तो जंगल को बहाल कर सकें और उस ताल को बहाल कर सकें, तो निश्चित रूप से, और थोड़ा जो गाद जम चुकी है या मिट्टी जम चुकी है उसकी सफाई कर दें, तो निश्चित रूप से नदी फिर जी उठे। मेरा एक प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जल संरक्षण के लिए जी राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम लोगों के जो सीनियर हैं, विचारक हैं, इससे पहले भी आपने स्वामी सानंद जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने जो है वो अनशन करके अपनी जान ही कुर्बान कर दी। जी नहीं, प्रोफेसर जी.डी. अग्रवाल, जी गुरुदास अग्रवाल, जो बाद में उन्होंने जो है वो दीक्षा ले ली और स्वामी हो गए थे। स्वामी सानंद इनका नाम था। तो अभी उन्होंने जो है एक ड्राफ्ट तैयार किया था गंगा के, उसको कहा भाई राष्ट्रीय नदी घोषित करिए इसको गंगा के ऊपर, और उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था कानून के, भाई किस तरह से क्या करना है इसमें। और कहा भाई इसको आप जो है ये एक्ट जो है बनाइए, इसको पास करिए। वो इस सरकार से तो बहुत खिन्न थे, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद थी। जी हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो सानंद जी को बड़ी उम्मीद थी, कहते भी थे, हम लोग के सीनियर थे, हम लोग कभी मौका मिलता था तो चाहते थे। अरे भाई वो जो है वो IIT के प्रोफेसर रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे ना वहाँ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना गंगा को समर्पित कर दिया। वैसे तमाम लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे हम लोगों से बात मुलाकात होती रहती है, भेंट होती रहती है। वो कभी बुलाते हैं तो हम जाते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, कुछ सीखते हैं, जानते हैं, चर्चा होती है।
अभी उससे पहले जो है उन्होंने वहाँ किया था 2019 की बात है, 18 में तो बेचारे सानंद जी भी अनशन करते हुए समाप्त हो गए। अच्छा। प्राण त्याग दिए उन्होंने। तो उन्होंने ड्राफ्ट बना करके दिया था, एक पॉलिसी बना के दी थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो है उस पर कोई कार्य हुआ नहीं। तो बड़े ही सफाई से, सहृदयता से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बायसनेस के जो कुछ विचार कहीं से आ रहा है तो उस पर, जो कहीं से प्रस्ताव आ रहा है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। जी, हम सबकी ये चिंता है। इन नदियों से जो हमारे रिश्ते हैं, और बड़े पुराने प्राचीन, मतलब यही जिंदगी इसके इर्द गिर्द हमारी रही, सारी सभ्यताएं यही पली बढ़ी, परवान हुई, नष्ट भी हुई, खत्म भी हुई, इसी के इर्द गिर्द चलती रही। तो बहुत कदीमी रिश्ता है। अतीत में जाएं तो आप देखेंगे कि नदियों से, जल स्रोतों से ही बगैर उसके जीवन नहीं, संभव नहीं है। तो बिल्कुल हमारी चिंता का विषय है। और इसमें सोचने समझने वाले लोग, विचारक लगे हुए हैं, परेशान हैं, पर यह है कि उनके पास कोई शासन या प्रशासन की कोई वो मजबूती या ताकत, वो फंड, वो पैसा उस तरह का नहीं है इसे कर सकें। और न बात ही उनकी बहुत पहुंच पाती है। बात पहुंचाने वाले भी कहीं की बात कहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो जो पॉलिसी वो बना के उन्होंने दिया है, हम लोग क्या पॉलिसी बनाएंगे, उन्होंने बना के दिया, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। और पूरा हम पूरी तरह सहमत हैं कि उसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए, संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए और उस पर कानून बनाया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करने के अलावा किन किन राजनीतिक सत्ता पक्ष एवं सरकारी विभागों को इस कार्य में आगे आना चाहिए? देखिए, आपसे तो ये बात हो गई, इसमें हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। इसमें जिस कोने से, जिस दिशा से, कहीं से भी अगर कोई मदद मिलती है या कोई आगे आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसकी सहायता ली जानी चाहिए। और अब तो उन्हें स्वयं बढ़ करके सहायता देनी, कोई मांगने भी क्या जाएगा, कोई अपने लिए तो मांगने जा नहीं रहा है। इस प्रकृति की जो उपहार स्वरूप हमें ये मिला हुआ है, जो उपहार है, जो देन है, जो तोहफा है हमें दिया है कुदरत ने, हम उसी को बचाने की बात करते हैं। वो आपका भी, वो मेरा नहीं है। सही बात है, हम कहें। हाँ, तो इसमें किसी विभाग को हम बिल्कुल, वो सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभानी चाहिए। और उसके लिए मैंने देखा है कि अधिकारी प्रशासन में भी ऐसे लोग आते हैं जो उसके प्रति बड़े गंभीर हैं, चिंता है, लेकिन अब उनके भी कहीं हाथ बंधे हैं। उनकी एक सीमा है, उनकी भी सीमा है, या अब जो उनकी कमियां हैं वो बैठ के बातें तो करते हैं। अब जैसे बताऊं, उदाहरण के तौर पर, मैं ही यहाँ पे डॉक्टर PK मिश्रा जी, जो यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पर्यावरण विभाग के, उन्होंने हमें भी जोड़ा था जिला पर्यावरण समिति में। वो सदस्य हम भी बने हुए थे उसके। जी। तो जाते थे, तो अब जो वहाँ मीटिंग हो रही है, जो कार्य करने का तरीका है वो यही है कि भाई बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों से कुछ हिसाब मांग रहे हैं। वो उन्हें एक तरह से डांट डपट का जो है वो रहता है पूरा भाव कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। और उसमें NGT का भी खौफ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून का, ये हो जाएगा, नोटिस जारी होगी, फला होगा, आपने ये नहीं किया। और बेचारे छोटे अधिकारी का वही जवाब रहता है, घिसा पिटा, कि साहब बस इतना ये हो गया है काम, और इतना होना बाकी है, और मैंने ये कर दिया, और भी ज़मीन खरीदना है, और वहाँ ये बनाना। मैंने सारा कुछ चल रहा है वैसे ही मंथर गति से, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं आता, दिखता कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है। तो इस कार्यशैली से हमें निजात पानी होगी, छुटकारा पाना होगा। अगर हम समझते हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त उपहार है हमें जो मिला हुआ है और हम सबकी जिम्मेदारी, तो सारे विभाग को, सारे लोगों को इनकी जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण की जिम्मेदारी वन विभाग को है, लेकिन अब वन विभाग को जिम्मेदारी यही दे दी गई है कि भाई आप जो है ज़्यादा सागौन लगवाइए, क्योंकि लोगों को लाभान्वित भी करना है। उनको लालच दीजिए, प्रलोभन दीजिए कि भाई इससे आपको पैसा मिलेगा, आप पेड़ काट के बेचिएगा। लेकिन भाव उसमें तो काटने का है ना भाई। सही। आप लगा रहे हैं काटने के लिए, आप लगा नहीं रहे हैं
कि चलो भाई लगा दिया, उसका फल लेंगे, फल खाएं। पहले फल की बात होती थी भाई, चलो दादा पेड़ लगा रहे हैं, परदादा पेड़ लगा रहे हैं तो परपोता जो है फल खाएगा। फल की बात नहीं है, हम समूल पेड़वे काटने की बात करते हैं, पेड़ काट के बेचेंगे। तो ये तो हम ब्रायलर चिकन पाल रहे हैं, मुर्गे बड़े कर रहे हैं। ये इस भाव से काम नहीं चलेगा आपको। और इस बात की चिंता भी नहीं करनी होगी, समाज से देयता की भावना, देने की भावना गायब होती जा रही। सड़क के किनारे भी आप देखिए, पहले जामुन के पेड़ हुआ करते थे, पेड़ हुआ, ठीक है, लोग मार के डंडे तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, खा लें, कोई बात नहीं है, खा लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे। पेड़ तो फलदार लगा हुआ, अगर 4 फल वो खा लेंगे तो 2-4-10 फल जो है वो बंदर भी खा लेगा, कुछ और भी खा लेंगे। अब ये कि नहीं साहब, बिल्कुल 100% हमको ही उसका सारा फायदा मिलना चाहिए और एक एक फल कहीं न जाने पावे और ये कि लोग खा जाएंगे इसलिए हम फलदार पेड़ को लगाएं ही ना। ये हमारे यहाँ की वनस्पति। तो अब उनके पास पेड़ आता है क्या, सागौन लगाने का या यूकैलिप्टस लगाने का। तो ऐसे बंझे पेड़ लगाने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। आप और लगाना तो किसी और स्रोतों से आप खरीद लीजिए। दरअसल जो फलदार पेड़ जो उस अपने इलाके की अपनी नेचुरल नैसर्गिक वनस्पति हुआ करती थी, उनको ही लगाया जाना चाहिए। हम इसके प्रति अनुकूलित हैं, वो पेड़ भी इस मौसम के प्रति अनुकूलित है, हम खुद भी अनुकूलित हैं उस जलवायु के प्रति। इसीलिए तो आप अलग अलग प्रदेशों में जाइए तो बहुत कुछ हमारे चेहरे मोहरे पहनावे में अंतर होता है। क्यों होता है? ये अनुकूलन के कारण होता है। बड़े ठंडे इलाके में जाइए, बड़े बड़े रोए वाले जानवर आपको मिलेंगे, शेर भी ये बड़े बड़े रोए का मिल जाएगा आपको, बाघ भी बड़े रोए का मिलेगा, समूर मिलेंगे। क्यों भाई? ठंडक है, उससे बचने के लिए प्रकृति में उन्होंने अपने को अनुकूलित कर लिया है। उस माहौल में जीने के लिए अनुकूलन उसका होता है। और ये भी कई सदियों नहीं, कई हजार वर्षों में आता है, ये अनुकूलित करता है। उसके हिसाब से उसके बॉडी का कंस्ट्रक्शन बनता है, उसका सौष्ठव बनता है, उसके चेहरा मोहरा बनता है उसके लिए, और उसका अपना कल्चर भी डेवलप होता है। तो उसी तरह की वनस्पति लगाई जानी चाहिए। हमें यूकैलिप्टस लाके लगाने की यहाँ क्या जरूरत है? और लोग उसको खरीदें, आप भी वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। तमाम ऐसे हमारे पेड़ हैं, आप सिर्फ छोड़ देंगे तो बन के जंगल तैयार, गूलर बन के तैयार हो जाएगा। कितने गूलर हो जाएंगे, पंछी खाएंगे उसको, गोदा खाएंगे। आपको हॉर्नबिल दिखाई दे रही कहीं पर? आपको कौवे भी अब नहीं नजर, शहर में नहीं आते हैं, वरना हम लोग तो कौवे के कांव से सुबह जग जाया करते थे। पंछी गायब होते जा रहे हैं, मैना नहीं दिखाई देता, अवलखा नहीं दिखाई देता। पता नहीं कैसे इस साल अमरूद बिक रहा है देशी, वरना 2-3 साल से तो अमरूद सीजन में देशी नहीं आता था, इसलिए कि अमरूद के बगीचे ही खत्म हो गए। वो पता नहीं कहाँ का अमरूद, वो बड़ा हाँ कपड़ा पहना उना करके उसको बकायदा सजा वजा करके रखे हुए बेचते हैं 100 रुपए किलो के हिसाब से। तो अपनी चीजें जो है प्रकृति जो हमें कुदरत ने दिया है, वो चीजें गायब होती जा रही हैं। बिल्कुल हमें चिंता होनी चाहिए अपनी चीजों की, जो गई कहाँ। मेरा आसासा था, वो कहाँ गया? और मिलकत को ढूंढते हैं तो आप उसे क्यों नहीं ढूंढते कि कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि इन सब कामों करने के लिए प्रशासन के पास ही फंड है, और फंड प्रशासनिक है। मैं ये नहीं कहता कि प्रशासन अपना फंड खर्च करके चला जाए और फिर जनता जो है वो अज्ञान और अबोध है, वो फिर वही अपने काम में लिप्त हो जाए। उस प्रथा को भी रोकिए जहाँ इस प्रकार से जलाशयों को, तालाबों को, तड़ागों को और झीलों को, वहाँ पे वो जमींदारी प्रथा भी कायम है कि वो जमींदारी उनकी जमींदारी में आता है, और उन्होंने जो उस पर कब्जा कर लिया, उसको पटवा दिया, पटवा के उन लोगों को पट्टा कर दिया। ये भी छोटे स्तर प्रशासन को देखना होगा। जिले स्तर पर किन किन अधिकारियों एवं विभागों से सहयोग अपेक्षित है शुरुआत करने के लिए? जिले स्तर पर निश्चित रूप से देखिए, जिलाधिकारी को सारे पावर हासिल हैं जी। उसके बाद उनके और विकास में मुख्य विकास अधिकारी को हासिल है, उनके तहत तमाम उनके मातहत अधिकारी हैं जी। और उसके बाद से जो है पंचायती राज जिला पंचायती राज अधिकारी हैं, उनके अंडर में तमाम ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम सभा उनसे जुड़े हुए मुखिया हैं, प्रधान हैं, बीडीसी के मेंबर्स हैं, तमाम लोग हैं। इनको मोबिलाइज किया जाना चाहिए। तो जागरूकता अभियान भी बहुत जरूरी है। वो लगातार संवाद लोगों से बनाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए, और उनमें भी वो लोग होने चाहिए
जिनकी निगाह जो है शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से उन्हें जागरूक करने की होनी चाहिए कि उन्हें हमें कुछ बताना है, उन्हें हमें शिक्षित करना है, इसके प्रति, पर्यावरण के प्रति शिक्षित करना है, प्रैक्टिकली जाके उनको प्रैक्टिकलिटी समझाना है वहां के ऊपर कि ये देखिए चीजें हो रही, इसे करना है, ये आपकी धरोहर है। बेशो हमारे घर के बगल में नहीं बह रही है, या कोई बगही मेरे घर के बगल में नहीं बह रही है, गंगा बह रही तो मैं उसको बहुत कुछ नहीं कर सकता। जिनके गांवों से गुजर रही है, इस्तेफादा वही हासिल करते थे। उन्हें बताना है कि ये आपके बगल में ये उपहार जो प्रकृति का बह रहा है, जा रहा था, ये छिन गया है आपसे, ये आपकी थी जी, और क्या, आपकी नस्ल की थी जी, आपके जाने पुरखे कितनों ने इसका इस्तेमाल किया और आगे भी इस्तेमाल करेंगे। जरा हम सोच अपनी बदल लें इसको। सही, हम अपने आज के लिए बच्चों का कल अपने नहीं छीन सकते जी, हमें भी समझना पड़ेगा कि नहीं, हमने इसको जो है किस तरह से विनष्ट किया, किस तरह से इसका उन्मूलन कर दिया जंगलों का, और फिर उसके जगह पर क्या ला रहे हैं, तो उन्हें हमें समझना होगा। जी, बहुत सी अच्छी जानकारियां आपसे प्राप्त हुई, ऐसी जिनका अंदाजा भी हम लोगों को नहीं था, और हमें लगता है कि ये कार्यक्रम देख करके दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां, प्रेरणा और आगे सही राह पे चलने का, मतलब जल को संरक्षित करने का विचार उनके मन में उत्पन्न होगा और भाव मिलेगा। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का।